राम राम दोस्तों। ऐसा कोई प्राणी जो आज ही आया हो? राजा। बाकी सब लोग आ चुके हैं ना? कल तो थे, क्योंकि आज जो टॉपिक चलेगा वो कल वाले का ही कंटिन्यूस पार्ट है। तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप। दुनिया में 1000 से ज्यादा लैंग्वेजेस है। सारी लैंग्वेजेस को हमने कितने भागों में बांटा है? कौन कौन सी? क्या सभी लोग दोहरा पाओगे आप लोग? ये किसके लिए दोहराया जा रहा है? मेरे लिए, आपके लिए? एग्जाम किसका है? नहीं, आपका, मेरा है। आपका एग्जाम थोड़ा, आप तो बस मुझे पढ़ाने आए हो। मेहनत तो मुझे करनी है। आप वो लोग हो जो जिम वाले को पैसा देकर कहते हैं भाई तू दौड़ ले, तू ही उठा ले, मैं तो बस पतला हो जाऊं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपका ही तरीका है ये, ठीक है ना? एक स्टूडेंट को मैंने सीट दी, मैंने कहा चलो ये लो भाई सीट कर लो। पता उसने क्या रिप्लाई किया? साहब इसको सॉल्व करके मुझे दे दो आप। मैंने कहा मेरा एग्जाम होता तो मैं जरूर सॉल्व करके देता। मैंने कहा आप सॉल्व करो, मुझे भेज दो, मैं वेरीफाई कर लूंगा। कि नहीं सर, आप सॉल्व कर दो ना। अब मुझे बताइए उसके चांस कितने हैं? 15%। ये कैसे पता चला 15 ही है? 14 क्यों नहीं है? 14 क्यों नहीं, 15 कैसे हो गया? तो मेरे साथ साथ बोलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सी? लो और हाई। बस ये बता दीजिए कौन सी लैंग्वेज मशीन फ्रेंडली है? यूजर फ्रेंडली कौन है? मशीन इंडिपेंडेंट कौन है? मशीन डिपेंडेंट कौन है? एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा किस में है? हाई में ज्यादा है, मतलब निचोड़ है पूरा। और एब्स्ट्रैक्शन कम किस में है? कौन से प्रोग्राम ज्यादा फास्ट है? लो के फास्ट होते हैं, और हाई के क्या होते हैं? स्लो। कौन सा प्रोग्राम ज्यादा मेमोरी खाएगा? कम कौन खाएगा? प्रोग्राम बनाना आसान किस में? आसान किस में? आसान। मुश्किल किस में? डिबगिंग हाँ आसान किस में? डिबगिंग आसान। और मुश्किल किस में है? क्या सब लोग घर जाकर पढ़ते हैं क्या? कितने लोग घर जाकर पढ़ रहे हैं? आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, नहीं पढ़ना है। क्लास में ही याद करना है, घर जाकर आप लोग या तो अपना दूसरा काम करें, और समय मिल जाता तो एमसीक्यू मैच करें। क्या करें? आप चाहो तो मैं आपको एमसीक्यू दे सकता हूँ। पहले बताइए, आपको बुकलेट मिल चुकी है यहाँ से? उसमें अगर आपको अपना जो टॉपिक करवा दिया, अगर वो मिल रहा है तो आप लोग वहां से क्वेश्चन सोल्व कर लो। नहीं है तो मैं भी आपको दे सकता हूँ। चाय पिलानी पड़ेगी? 100 दिन तो चाय पी लूंगा, 100 बच्चे हैं तो। चलिए, तो ध्यान से सुनना। नींबू पानी नहीं, नहीं, ऐसे अच्छी बातें क्लास में नहीं करते हैं। तो हाँ, तो मुझे बताइए, हाई और लो के अगर आपको टाइम मिलता है तो घर पर करने हैं। यहाँ पर घर जाकर वापस ये नोट्स कभी मत देखना, सीरियसली कभी मत देखना, नहीं तो आप याद कर लोगे। याद नहीं करना है, समझना है। क्या करना है? और वो समझना क्लास में हो जाएगा, क्योंकि आप लोग घर जाकर ये भाषा पढ़ोगे, भाषा याद करोगे, और भाषा आपको दुख देगी, क्योंकि वहां भाषा बदली जाएगी। मैं आपको आसान भाषा में लिख पा रहा हूँ, वहां भाषा घुमाई जाएगी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट भाषा को याद करें। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन सच में कर रहा हूँ कि घर जाकर नोट्स कभी मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन कर लो। भाषा उसको बनाने दो ना, भाषा अपने लिए मायने नहीं रखती। मायने ये रखते हैं हमें लॉजिक याद है कि नहीं याद है, ठीक है ना? कुछ दिन करके देखो आप लोग, फिर इसके बाद में अटेम्प्ट करना क्वेश्चन, कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन उनके गलत होते हैं जो भाषा को याद कर लेते घर जाकर। मैंने यहाँ लिखा है मशीन फ्रेंडली, और वहां पर आ गया मशीन अंडरस्टैंडेबल। क्या गया? वो कहेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस, ये तो पढ़ाया नहीं। मशीन फ्रेंडली को ही तो मैं क्या कह सकता हूँ? मशीन अंडरस्टैंडेबल, जो मशीन समझती है। भाषा याद मत करना, सिर्फ लॉजिक दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर नहीं है जो घोटा जाएगा, ये समझा जाएगा सब्जेक्ट पूरा ना। मुझे बताइए, लो लेवल लैंग्वेजेस कितने प्रकार के हैं? उस लैंग्वेज का नाम बताइए जिसमें केवल मात्र 2 ही सिंबल उपयोग में लेते हैं। मशीन।
और ऐसी लैंग्वेज जिसमें निमोनिक्स का उपयोग होता है। और हाई के कोई एग्जांपल आपको याद है? सी प्लस जावा पाइथन, सारी लैंग्वेज आज की डेट में हाई है। मशीन लैंग्वेज के ट्रांसलेटर का नाम क्या है ही नहीं। असेंबली लैंग्वेज के ट्रांसलेटर का नाम असेंबली, और हाई के ट्रांसलेटर का नाम, यहां तक हो गया था। आज हम लोग ये पता लगाएंगे कि हाई लेवल के दो ट्रांसलेटर क्यों हैं। कोई बताना चाहेगा अच्छा कौन सा बुरा कौन सा? इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो मेरे साथ साथ बोल लो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में से ना तो कोई अच्छा है ना ही कोई बुरा है, दोनों ही अपने अपने जगह पर सुटेबल है, दोनों में ही अपनी खूबी है। अब आपको देख लो, सब्जी काटनी है तो तलवार लाओगे या चाकू लाओगे? और लड़ाई में जाते समय तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सुटेबल है। इनमें से अच्छा बुरा कोई नहीं है, बस आपको वो समझना है कि किस सिचुएशन में या किन भाषाओं में कंपाइलर ठूसा जाएगा और किस में इंटरप्रेटर। ये अगर आप लोग समझ लो तो आप लोग खुद का भी ये डिसाइड कर सकते हो कि आगे से भविष्य में कोई लैंग्वेज बन रही है तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्या रहेगा? साथ साथ बोलो, कंपाइलर इंटरप्रेटर को छोटे छोटे बच्चे ट्रांसलेटर बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली इसको लैंग्वेज प्रोसेसर कहा जाता है। टेक्निकली क्या बोलते हैं? और आम जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे वो क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर। पर ये ट्रांसलेटर नहीं है दोस्तों, ये लैंग्वेज को चलाने वाला है। क्या चलाने वाला? लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला। तो मैं, नहीं इच्छा है मेरी लिखने की, पर मैं आपको आगे जाकर कहीं भूल ना जाओ तो मैं आगे क्या लिख देता हूं? ट्रांसलेटर, वरना ये शब्द गलत है, सरासर गलत है। तो इसका सही नाम क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर। चलिए साथ साथ बोलिए, यूजर की खोपड़ी में कौन सी भाषा समझ में आती है? हाई लेवल भाषा। मशीन को कौन सी भाषा में प्रोग्राम चाहिए? ये है मशीन, और इसको क्या चाहिए? लो लेवल। क्या हम लोग लो लेवल लिखने में सक्षम है? नहीं। क्या कंप्यूटर इस फाइल को बनाने में सक्षम है? नहीं। क्या हम लोग हाई लेवल भाषा बना सकते हैं? क्या मशीन इसको चला सकता है? तो काम कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी किसको देंगे हम लोग? लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर। बोलिए, लैंग्वेज प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जो एक फाइल लेगा और दूसरी फाइल बना देगा। क्या यहां तक सही है ना? इसे क्या बोलते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर। बोलो, यूजर ने कौन सी फाइल बनाई? बोलो, यूजर द्वारा बनाई गई फाइल को सोर्स कोड कहते हैं। जिसमें कौन सा कोड चलता है? हाई लेवल। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज चलती है। तो यूजर जो भी फाइल बनाएगा उसको हम लोग किस नाम से पहचानते हैं? सोर्स कोड। और सोर्स कोड में हमेशा कौन सी भाषा चलती है? फिर हमारे पास ये जो ट्रांसलेटर है, ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये उसको किस में, एक नई फाइल में बना देगा। और इस फाइल में कौन सी भाषा चल रही है? बोलो, लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर जो फाइल बनाता है उससे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहते हैं? और ऑब्जेक्ट कोड में कौन सी भाषा चलती है? सोर्स कोड में कौन सी भाषा चलती है? लैंग्वेज प्रोसेसर किसको किस में बदलता है? या मैं क्या बोलूं, किस फाइल को किस में बदलता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड। या आप कह सकते हो हाई को लो में, या कह सकते हो सोर्स को। तो अगर मैं लिखवाऊं कि ये हाई को लो में बदल देता है, आपको समझ में आ जाएगा। पर एग्जाम में हो सकता है ये सब दे दे कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो बात समझ में आ गई? ये तो है फाइल। क्या है ये फाइल होती है। ये मैं सी में आपको दोनों दिखाऊंगा। देखो, ये सी में मैंने बनाई। फिर सी में जो भी लैंग्वेज प्रोसेसर है, कंपाइल इंटरप्रेटर में से कोई एक होगा, और वो ये क्या बना देगा? ऑब्जेक्ट कोड। तो ये मैं आपको दोनों फाइलें चेक करवा दूंगा सी में। क्या आपको इतनी चीज समझ में आ गई? डायग्राम
एक बार बना लीजिए और कोई आसपास को डाउट लगे तो लिख लेना, पूछ लेना, बाकी मैं इसको लिखवा देता हूँ भाषा में। नहीं, मुझे बन रहा हूँ, आपको एग्जाम क्लियर करना है या नासा का साइंटिस्ट बनना है? एक चीज बताओ, अगर नासा का साइंटिस्ट बनना हो तो आपको पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस पता होना चाहिए। बोलो, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट कोड को ईएक्सी कोड, चलने वाला, समझ गए ना? और अपने एग्जाम में क्या आता है, कैसा कंप्यूटर कौन से बनाता है, लो लेवल, कौन बना लेगा, ये मशीन, ये गलत है। तो अभी तो मैं थ्योरी में ये लिखवा रहा हूँ, जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो मैं आपको 3 फाइलें दिखा दूंगा। कितनी फाइलें? 3। चलो एक बार रुक जाओ, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आगे जाकर, वैसे भी मुझे पढ़ाना ही है आपको, वैसे भी हमें रॉकेट लॉन्च करना ही पड़ेगा थोड़े दिनों में। तो बोल लो, लो लेवल कोड आगे जाकर एक और कोड में बदलता है। ये कोड कौन चलाता है? मशीन। चले, इसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या कहते हैं? मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। ठीक है, इसमें भी कौन सा कोड होता है? लो लेवल कोड। क्या होता है इसमें? अब लो लेवल के कितने उदाहरण बताए थे मैंने, एक बार रुक जाओ, कौन कौन से? बोल लो, लैंग्वेज प्रोसेसर जो लो लेवल कोड बनाता है वो कौन सी भाषा में होता है? असेंबली, है ना? फिर यहां पर कोई और होगा, वो उसकी चर्चा भी नहीं करनी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, बाद में बताऊंगा। फिर यहां पर कोई होगा जो हमारे इस कोड से वापस लो लेवल बनाएगा। बता सकता है इस बार कौन सा लो लेवल बनने वाला है? 01 मशीन। आप समझ गए ना भाई, इस बार 01 बनेगा। और ये तीनों फाइलें मैं आपको सी में दिखा देता हूं कि तीनों फाइलें बनती है। और ये वाली फाइल जिसमें 01 है वो कौन चलाता है? कंप्यूटर। तो मुझे बताइए पहली फाइल कौन सी थी, अंतिम फाइल कौन सी है? एग्जीक्यूटिबल। बोलो कौन सी, बोलो। बीच की कौन सी है? तो इसको मैं बीच वाली फाइल बोल दूं, बीच वाली फाइल बोल दूं। बीच वालों को बोलते हैं इंटरमीडिएट फाइल। क्या बोलते हैं? आगे जाकर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चलो यही बना लो सारा। पर मैं अभी आपको एग्जीक्यूटिबल फाइल का नाम लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरा मुख्य मकसद था प्रोसेसर समझाना, लैंग्वेज प्रोसेसर समझाना। ठीक है, अपन को आगे जाके वैसे भी तीनों फाइलें चाहिए होगी, तीनों देख भी लेंगे, चला भी लेंगे, तो अपन ने लिख लिया। हाँ, लिंकर ही है जो असेंबली वालों को मशीन बदलता है, पर वो लिंकर शब्द मैं यहाँ भी यूज नहीं कर रहा था, इसी वजह से। 4 लोग और पूछेंगे सब लिंकर क्या है, कर क्या रहा है, कैसे कन्वर्ट करता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। आगे वो टॉपिक आएगा तब आपको बताएंगे, एक एक चीज लिखवाएंगे कि लिंकर होता कहाँ है और करता क्या है, क्यों आखिर वो ऐसा कोड कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट कोड है दोस्तों, ये फाइनल फाइल नहीं होती, ये इंटरमीडिएट फाइल होती है, ठीक है ना? तो जो लोग लिख चुके हैं वो मैं साथ साथ बोलते रहिए। यूजर कौन सी फाइल बनाता है? हाई फाइल, फाइल पूछा है, कोड। और सोर्स कोड में कौन सी भाषा? लैंग्वेज प्रोसेसर कौन सी फाइल बनाता है? उसमें कौन सी भाषा? लो। लो में भी कौन सी? असेंबली। फिर कोई होगा जो वापस एक एग्जीक्यूटिबल फाइल बनाएगा, उसमें कौन सी भाषा? लो लेवल। कौन सी लो वाली? तो लो लेवल मैंने 2 लिखवाई होगी आपको, असेंबली भी लो लेवल में आती है और मशीन भी लो लेवल में आती है, दोनों लो लेवल है। क्या सब लोग लिख चुके हैं? पक्का? चलिए अब मुझे बताइए, हमारे सिलेबस के हिसाब से असेंबलर हमारे लिए कोई बड़ा चीज नहीं है, मुख्य चीज हमारा फोकस रहेगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर पर। शुरू करें हम लोग? सबने डायग्राम बना लिया?
तो आप लोग क्या करेंगे, यहां नहीं लिखेंगे आधे पेज पर, मुझे एक पूरा एक नया पेज चाहिए, ऊपर रहेगा हेडिंग, एक टेबल बनेगी, यहाँ कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस होगा और आगे लिखेंगे आप लोग थ्योरी, जो भी आगे लिखे ना आगे लिखे। तो नए पेज से आप लोग एक टेबल बनाएंगे, हो सकता है वो टेबल आज खत्म हो जाए, हो सकता है ना खत्म हो, तो टेबल पूरी बनेगी और इस पेज में कुछ नहीं आना चाहिए, जो भी लिखेंगे आप अगले पेज पे लिखेंगे। अगर ये पेज खाली रहता है तो रहने दो, इतनी मोटी कॉपी वैसे काम की किया है, ठीक है ना, तो खाली छोड़ देना, डरना मत। तो यहां पर टेबल का हेडिंग रहेगी, साथ साथ बोलिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर दो क्यों बनाए, एक बना लेता तो क्या मामला नहीं बैठ रहा था उन लोगों का। तो यहां पर मैं बात करूंगा कंपाइलर की, किसकी बात करूंगा, और इस तरफ हम लोग चर्चा करेंगे इंटरप्रेटर की। चलिए, कोई भी दोस्त थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं, सही गलत जो भी आपकी इच्छा है मन में है वो बता दीजिए। कंपाइलर के बारे में क्या जानते हैं, एक एक करके कौन बताएगा, वो हाथ उठाए। हाँ, ये कह रहे हैं कि कंपाइलर एक ही बार में सारा कोड स्कैन करके ट्रांसलेट करता है, यही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई दोस्त कंपाइलर के अलावा, इसके अलावा नहीं, डिबगिंग का कोई लफड़ा नहीं है। डॉट ओबीजे फाइल बनाता है कंपाइलर, कौन सी फाइल बनाता है, ओबीजे। और कोई दोस्त इंटरप्रेटर के बारे में क्या जानते हैं, एक ये लाइन बाय लाइन रन करता है, क्या मतलब एग्जीक्यूट करता है या ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करता है, बिल्कुल सही कहा। इंटरप्रेटर कैसे करता है, कंपाइलर क्या करता है। अब मेरा क्वेश्चन है क्यों, तो अगर ये समझ गए तो आप ये पूरा टॉपिक अच्छे समझ आएंगे। हर किताब में, हर टीचर ने, हर कॉलेज में एक ही चीज पढ़ाई गई है कि कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट करता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, यही तो पढ़ाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं। लेकिन अपने यहाँ पर ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को तो प्रोग्राम बनाना है और फाइलें चेक करनी, सब कुछ देख के प्रैक्टिकल देखना है। तो अपने यहाँ पर बहुत ईमानदारी से पढ़ना है। तो क्या मैं शुरू करूं, जो लोग बिना लिखाए हुए भी कुछ लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, अभी आपको नहीं लिखना है, प्लीज आप लोग अपने हाथों को थोड़ा सा आराम दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों पर फोकस रखना है। बोलो, कंपाइलर के पास एक ही काम है, इंटरप्रेटर के पास दो काम है। ये बहुत हाई लेवल का टॉपिक है दोस्तों, ये आखिरी बार मैंने नासा में पढ़ाया था, ये मान लो आप, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ाता। तो आपको तकलीफ आएगी, पूछ लेना, ठीक है ना, आएगी तकलीफ, कहना मतलब आपको तकलीफ आएगी इसमें, और आनी भी चाहिए, ताकि इसकी अहमियत पता चले आप लोगों को। तो कंपाइलर के पास कितने काम धंधे हैं, एक। इंटरप्रेटर के पास कितने काम धंधे, दो। तो पहले तो ये देख लेते हैं, भाई के पास एक काम है तो कौन सा है, और इसके बाद दो काम है तो कौन से काम है। तो साथ साथ बोलिएगा, कंपाइलर, कंपाइलर, कंपाइलर केवल ट्रांसलेट करता है, किसको किस में करता है, हाई को लो में। कंपाइलर के पास एक ही काम है कि वो ट्रांसलेट करेगा, बस। बोलो, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर के पास कितने काम है, ध्यान से सुनना, इंटरप्रेटर पहले ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करता है, फिर फिर उसे चलाता है, एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। तो बताइए कंपाइलर के पास कितने काम है, एक काम कंपाइलर के पास। देखो, दो लोग हैं, एक व्यक्ति है जो खाना बनाता है और एक व्यक्ति है जो खाना बनाता भी है और खाता भी है। तो बताइए कौन सा व्यक्ति है जो केवल खाना बनाता है, कौन सा व्यक्ति है जो खाना बनाता भी है और खाता भी है, इंटरप्रेटर। क्या मेरी बात समझ में आई, कंपाइलर केवल क्या करेगा, ट्रांसलेट, और इंटरप्रेटर क्या करता है, एग्जीक्यूट। इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे थ्योरी से। चलिए, कंप्यूटर फंडामेंटल कहां तक हो गया दोस्त,
नहीं नहीं, कोई भी एक जना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको आसपास का ज्ञान दे देता हूं, ध्यान से सुनना है दोस्तों, सभी लोग मेरी तरफ देखते रहे। बोलो, कंप्यूटर की संरचना होती है जो खुदाई में नहीं मिली, किसी व्यक्ति ने बनाई, और उस व्यक्ति का नाम जॉन वॉन न्यूमैन है। इसलिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? न्यूमैन आर्किटेक्चर। आज तक के इतिहास में कंप्यूटर की दो ही संरचनाएं दी गई है। पहली दी थी हार्वर्ड ने। किसने दी थी? इसलिए हम लोग कहते हैं हार्वर्ड संरचना। बाद में उस संरचना को चेंज किया था न्यूमैन ने, और अभी जो कंप्यूटर बन रहे हैं, जिस संरचना पर बन रहे हैं, वो है न्यूमैन की संरचना। तो न्यूमैन की संरचना हार्वर्ड की संरचना से बढ़िया मानी जाती है। क्या है ये संरचना? मैं आपको दिखाता हूँ। हार्वर्ड मेरे सिलेबस में नहीं है, वो किसी और के सिलेबस में है, पर मेरे सिलेबस में ये मेरी मजबूरी होगी, नहीं तो मैं ये भी नहीं पढ़ाने वाला था। न्यूमैन संरचना में बोला गया है कि कंप्यूटर के सारे काम धंधे कौन करेगा? सीपीयू। कंप्यूटर के सारे काम धंधे कौन करता है? यही है जो काम करता है ना। सीपीयू ने कसम खा रखी है कि मैं काम करूंगा उस डेटा के साथ में जो डेटा इस जगह आएगा, और इस जगह का नाम रखा गया है रैम। सीपीयू कहता है कि मैं केवल उसी डेटा को चलाऊंगा। ये काम करने में सक्षम है, गणना करने में सक्षम है, लेकिन ये कहता है मैं उसी पर गणना करूंगा जो कहां आएगा? रैम में। अगर कोई चीज रैम में नहीं आ पाई, सीपीयू उसको कभी नहीं चलाएगा। तो कोई भी चीज अगर रैम में आती है तो उसको सीपीयू चलाता है। फिर न्यूमैन ने सोचा कि रैम में कहां से आएगा डेटा? डेटा रैम में कहां से आएगा? तो उसने कहा कि रैम में डेटा दो जगह से आ सकता है। एक तो है इनपुट से। बोले तो कीबोर्ड माउस पे आप जब भी टिक टिक करते हो ना, वो चीजें कहां जाती है? रैम में। रैम में जाने के बाद में इसको कौन उठा के काम करेगा? सीपीयू। दूसरी जगह जो है दोस्तों, वो ध्यान से सुनिएगा, दूसरी जगह है वो है आपका स्टोरेज। क्या है? और हमारे पीसी की बात करूं तो स्टोरेज के रूप में आप लोग किसका यूज करते हैं, और नए वाले में किसका यूज होता है? इन दोनों को कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क सुना है? तो साथ साथ बोलिए, कंप्यूटर में कोई हार्ड डिस्क बताएगा कहां है? बोलो, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के आइकन को किस पीसी बोलते हैं? ये है आपकी हार्ड डिस्क। सारी फाइलें, सारी मूवी, सारे गाने यहीं पड़े हुए है ना। तो आपको यहां पर देखिएगा, आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में मान लेता हूं हार्ड डिस्क लगी हुई, मान लो, अभी बाद में एग्जैक्टली बताऊंगा मैं, ठीक है। तो हमारे मोबाइल में कितने सॉफ्टवेयर है? एक है या 50-60 होंगे? तो जब आप मोबाइल ऑन करते हो तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर चलना शुरू होते हैं। हमारे कंप्यूटर में आपने देखा इतनी सारी फाइलें दिख रही है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी है इसमें से। जब ये कंप्यूटर ऑन किया तो क्या सारे के सारे सॉफ्टवेयर, मूवी, गाने सब चलना शुरू हो गए? नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि साथ साथ बोलिए है, सीपीयू का हार्ड डिस्क से कोई लेना देना। तो सारा डेटा कहां पड़ा रहता है? हार्ड डिस्क में, ठीक है। फिर यूजर जिस पर क्लिक करेगा, टिक टिक करेगा, क्या करेगा जिस पर, तो वो चीज कहां जाएगी? एक बार रैम में आ गई, फिर उसके बाल पकड़कर कौन खींचेगा? सीपीयू चलाएगा। और सीपीयू चलाने के बाद में कुछ ना कुछ तो आंसर बनाएगा, वो आंसर वापस कहां टिका देगा? रैम में। और रैम से होते हुए वो कहां पहुंच जाएगा? आउटपुट। ये कंप्यूटर की आदि संरचना है। इसमें अभी रोम नहीं बताई गई, कैश के बारे में नहीं बताया गया, वर्चुअल मेमोरी के बारे में नहीं बताया गया। तो ये आदि अधूरी संरचना है, पर मेरा काम इससे चल जाएगा आज, ठीक है ना। तो पूरी पढ़ाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, और वो मेरे थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया है। तो इतना समझ में आ गया? क्या समझ में आया बताइए? कंप्यूटर में सारी गणना करने का सिद्धांत किस हार्डवेयर के पास में है? सीपीयू को काम करने के लिए डेटा की प्राप्ति कहां से? रैम में डेटा कहां कहां से आ सकता है? इनपुट, और इनपुट से खुद ब खुद, हार्ड डिस्क से खुद ब खुद आएगा या क्लिक करना पड़ेगा? मेरे फोन के अंदर 100 सॉफ्टवेयर है, अगर मैं प्यार से देखूं तो कोई सॉफ्टवेयर चल जाएगा? तो मुझे सॉफ्टवेयर पर उसको चलाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? क्लिक। क्लिक करने से वो चीज कहां जाती है? रैम में जाती है, और रैम में आती है, कौन उठा लेगा? उसको चलाना शुरू कर देगा। क्या यहां तक क्लियर है? वेरीफाई करूं या मान लिया? वेरीफाई करें, ये अच्छा लगता है मुझे जब कोई कहता है वेरीफाई करो। आओ, तो पहले मैं आपको रैम का स्टेटस दिखा दूं क्या? आधा अधूरा स्टेटस दिखा दूं?
चलिए ये देखिए रैम में, नहीं पूरा पढ़ देंगे तो फंडामेंटल खत्म हो जाएगा। बोलो, अभी अभी रैम में 2 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। आधा सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना? चल तो बहुत सारे रहे पर मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। ये देखो, ये सारे चल रहे हैं सॉफ्टवेयर। पर मान लेते हैं कि अभी अभी कितने चल रहे हैं? 2। अरे देख लो कि क्या मतलब, चुप, कम करो कम करो उसको। अभी कितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं? 2, ठीक है ना? बताइए, ये जो सॉफ्टवेयर है क्रोम नाम का, ये दिख रहा है आपको क्रोम? ये सॉफ्टवेयर अभी कहाँ पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क में या रैम में? मैं इसको चलाना चाहूं तो उसको प्यार से पुकारूं या क्लिक करूं? क्लिक करूंगा तो कहां जाएगा? रैम में, यहां दिख जाएगा, वो दिख जाएगा। रैम में आते ही कौन चलाना शुरू कर देगा? सीपीयू। आ गया रैम में और सीपीयू ने चलाना शुरू कर दिया। अब मुझे इसको बंद करना है, तो बताइए इसको देखूं या क्या करूं? कहां करूं क्लिक? क्रॉस में। तो मैं हूं सीपीयू, ये कमरा है रैम, आप लोगों को डेटा, जो डेटा इस कमरे में आएगा सीपीयू उसी को काम करेगा, हाँ या ना? मान लो मुझे किसी को काम नहीं करना है, किसी को यहां से बंद करना है, तो मैं क्या करूंगा? धक्को देन बाहर काट। याद आ गया बॉस? बॉस याद आ गया? ठीक है। तो मैं यहां से इसको बंद नहीं करना चाहता, मुझे पता है कि ये चलती हुई चीज अभी रैम में है और रैम से अगर किसी चीज को बाहर निकाल दो तो सीपीयू काम करना बंद कर देगा। तो यहां बंद करने के बजाय मैं रैम में जाकर बोलता हूं रैम यहां से बाहर बाहर निकाल सको दिन। यहां से बाहर निकलते ही सीपीयू को डाटा मिलना बंद हो गया और सीपीयू ने उस काम को आराम से बंद कर लिया। तो जब आप लोग क्रॉस दबाते हो तो उसके पीछे यही होता है। क्रॉस दबाने के पीछे कोई सॉफ्टवेयर बंद कैसे होता है कि उसको सीधा रैम से बाहर निकाल दो, ये है उसके पीछे का लॉजिक। क्योंकि ये लॉजिक मुझे पता है और आपको पता चल गया, तो हमने क्रॉस करने के बजाय रैम से बाहर निकालना समझा सही, हाँ या ना? क्रॉस करता तो भी यही होता। तब पता चल गया कोई सॉफ्टवेयर बंद कैसे करते हैं हम लोग। रैम से बाहर निकाल दो। किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना तो क्या करूंगा? क्लास से बाहर निकाल दूंगा। बात सीधी है। क्या ये चीज समझ में आ गई? चलिए अब यहां आते हैं, मुझे बताइए ये सारे के सारे हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? सीपीयू हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है? इतनी सी चिप आती है सीपीयू। रैम हार्डवेयर होती है सॉफ्टवेयर होती है? इतनी सी पतली सी आती है तो हरे कलर की, ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? भारी होती है, इतनी बड़ी आती है, इसे माथे फोड़ दो तो खून आ जाएगा, बहुत ये मजबूत बनी होती है। कीबोर्ड माउस हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? ये क्या है? हार्डवेयर है। सर के सर हार्डवेयर है। फिर मैंने आपको एक दिन पढ़ाया भी था कि कंप्यूटर के केवल 2 ही भाग है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और मैंने आपको बताया था कौन किसको चलाता है। तो क्या हमें इन सारे हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा? तो दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें कोई ना कोई हार्डवेयर जरूर होगा, और हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। इन सबको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए ओएस। क्या नाम चाहिए उसका? फुल फॉर्म? अपना पूरा चैप्टर है, करीबन करीबन 9 से 10 क्वेश्चन आने की उम्मीद इस चैप्टर से। हमारे कंप्यूटर में कोई हो ना हो पर ओएस जरूर होगा, क्योंकि यही है जो हार्डवेयर को चलाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां से अगर क्रोम को हटा भी दूं इस कंप्यूटर से, तो भी इस कंप्यूटर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा हार्डवेयर को। अगर यहां से विंडोज हट गया, यहां पर कौन सा ओएस चल रहा है? विंडोज। ये पता है ना आपको? अब 11 तो नहीं है दोस्त ये। तो ये कौन सा है? विंडोज 10 प्रो। अलग आता है, 10 में भी वर्जन आते हैं, होम एडिशन आता है, एंटरप्राइज एडिशन आता है, प्रो वर्जन आता है, ठीक है? तो यही वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे पूरे के पूरे हार्डवेयर चलाता है, हाँ है ना? बोले तो सारे के सारे काम करता कौन है? ओएस करता है। ओएस खुद कभी नहीं करता, ओएस करवाता है हार्डवेयर से। तो अगर मैं बोल लूं कि सारे के सारे काम ओएस करता है, वो गलत नहीं है, क्योंकि ओएस ही तो करवा रहा है सबसे काम, है ना? तो जिन लोगों की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है वो मेरे साथ साथ बोलते रहिए, कंप्यूटर में हार्डवेयर को चलाने के लिए ओएस होना जरूरी है। अगर शरीर हमारा हार्डवेयर है तो आत्मा क्या है? अगर किसी भी शरीर, जीवित शरीर में से आत्मा चली जाए तो वो शरीर मृत हो जाता है, हाँ है ना? किसी भी कंप्यूटर से अगर आप ओएस उड़ा दो तो वो कंप्यूटर मृत हो जाएगा, मर जाएगा, चलेगा नहीं, है ना? तो फिर जैसे मरा 12 दिन पूरे होते पूरे, तो साथ साथ बोलिए सभी लोग, कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं? सुनो सुनो ऑप्शन, ऑप्शन सुनो।
कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं, क्रोम को या ओएस को? समझिए मेरी बात। क्रोम तो वो बाल है जो है तो ठीक नहीं है, और भी ठीक, माता बूढ़ी खत्म। पर ओएस आत्मा है, ओएस बाल नहीं है। करेक्ट है ना? तो ये वाली चीज ध्यान से सुनिएगा। ओएस ही सारे काम धंधे करता है, लेकिन खुद नहीं करता, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये करवाता है इनसे। चलिए अब आते हैं यहां पर। पूरा खेल बस एक शब्द के लिए था, ओएस। किसके लिए था? तो मुझे बताइए, कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करके छोड़ देगा। फिर उस प्रोग्राम को जो फाइल बनी उसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी? ओएस की। किसकी जिम्मेदारी? तो ध्यान से देखिए, डायग्राम बहुत प्यारा बनेगा यहां से। बोलो, सोर्स कोड, कंपाइलर आया, क्या बनाया? ऑब्जेक्ट कोड। क्या बनाया? ऑब्जेक्ट कोड बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट कोड को आगे जाकर हम लोग बदलते हैं EXE फाइल में। किस में बदलते हैं? और इसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी? ओएस की। तो बताइए, यहां पर खाना बना कौन रहा है? कंपाइलर। खाना कौन बना रहा है? खा कौन रहा है? बनाता कौन है? खाता कौन है? यहां पर बना कौन रहा है? इंटरप्रेटर। खा कौन रहा है? तो इंटरप्रेटर के पास टोटल कितने काम है? प्रोग्राम यहां पर भी चलेगा, प्रोग्राम यहां पर भी चलेगा, लेकिन दोनों के चलने का अंदाज देखिएगा। बोलो, सोर्स कोड, सोर्स कोड, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर पहले क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, फिर क्या करेगा? एग्जीक्यूट। तो यहां पर ओएस से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट है ना? चलिए, आप में से कितने लोग खाना बनाते हैं? चलिए, आपको मान लेते हैं, मैंने बोला यार चलो ये करो, हल्दी की सब्जी बनाना, मेरे लिए लेके आना। तो आपने हल्दी की सब्जी बना भी ली, फिर मेरे लिए लेके आओगे। कहाँ लाओगे? हाथों में भर भर के लाओगे या टिफिन में लाओगे? ऐसे नहीं जेब में भर के लिया सर, हाँ टिफिन लाओगे ना। मुझे बताइए, तो आपके पास कोई टिफिन अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से लाना पड़ेगा टिफिन आपको, कि सब थोड़ा सा ढंग का टिफिन लाएंगे सर के लिए, तो आया ना। लेकिन अगर आपको जब खुद को ही खाना खाना है तो क्या टिफिन लाने की जरूरत है? तो यहां पर ओबीजे फाइल इसलिए बनाई गई, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आएगा, ओबीजे फाइल बनाएगा। कौन सी फाइल बनाएगा? कहां उड़ गया? बोलो, कंपाइलर ओबीजे फाइल बनाकर भाग जाएगा। कंपाइलर आया, एक फाइल बनाई, ओबीजे सारा ट्रांसलेट कर खुद दौड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद में आएगा ओएस। क्या आएगा? और ओएस आकर उसको खाएगा, चलाएगा। इसलिए यहां पर एक फाइल एक्स्ट्रा बनाना जरूरी है। यही है वो टिफिन। तो मान लीजिए आप लोग शादी में गए होंगे, तो कितने लोग टिफिन लेके गए थे? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपको ही जाना और आपको ही खाना, लाना तो कुछ है नहीं, तो आप लोग ऐसे ही गए और खा के हाथ हाथ आ गए। लेकिन अगर मैं बोलूँ शादी में जा रहा हूँ, आते समय थोड़ा सा पैक करवा के ले आना, तो आप शायद एक टिफिन लेके जाओगे, उसमें भरोगे और मेरे लिए छोड़ जाओगे टिफिन रूम पर। तो यही है वो टिफिन। कंपाइलर को ट्रांसलेट कर छोड़ना था काम, छोड़ने के बाद में ओएस इस फाइल को आगे ऊपर यूज करते हुए, आगे चेंज करते हुए चलाएगा। पर मुझे बताइए, ये बंदा जब इसको ही खाना खाना है तो क्या ये एक्स्ट्रा फाइल बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो बताइए, कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो इंटरमीडिएट फाइल बनाता है? कंपाइलर। कौन है जो कभी इंटरमीडिएट फाइल नहीं बनाता? इसरो का क्वेश्चन है कि ओबीजे फाइल या इंटरमीडिएट फाइल किसके द्वारा नहीं बनाई जा सकती? इंटरप्रेटर, क्योंकि वो ही खाने वाला है, वही बनाने वाला है। पर कंपाइलर बनाकर सारा खाना टिफिन में पैक करेगा ताकि कौन आकर खा सके? ओएस। दोनों ही केस में प्रोग्राम चल रहा है, पर यहां पर दोनों में देख ले कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया? ठीक है। ये डायग्राम मेरा भी काम का नहीं है, आपके भी काम का नहीं, क्योंकि यह डायग्राम अभी अधूरा है, इसमें रोम के जिक्र नहीं किया गया है, कैश का जिक्र नहीं हुआ, तो ये डायग्राम हमारे काम का नहीं, छोड़ देंगे। अब हमारा काम क्या क्या है वो ध्यान से सुनना। बोलो, कंप्यूटर में चाहे ओएस हो, कंप्यूटर में ओएस हो, इंटरप्रेटर हो, कोई भी हो, कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन हमेशा हमेशा लाइन बाय लाइन ही होगा।
तो कंप्यूटर में अगर कोई चीज चलानी है तो हमेशा कैसी होगी, लाइन बाय लाइन, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या कंपाइलर को चलाना है या ट्रांसलेट करना है? क्योंकि चलाने वाला काम तो लाइन बाय लाइन होगा, ये 100% गारंटी, कंप्यूटर में कहीं भी देख लो आप। पर कंपाइलर को कभी चलाना था ही नहीं, इसलिए उसने सारे की सारा एक साथ ट्रांसलेट कर दिया। आप और मैं दोनों रूम पर रहते हैं, आपने मुझे फोन किया कि यार कब तक रूम पर आएगा, तो मैं कहता हूं मुझे अभी 3 घंटे लगेंगे। बोला मैं खाना बना रहा हूं, मैं कहता तू खाना बनाकर रख ले, तो आप मेरे लिए 5 रोटी बनाकर रख के चले जाओगे, तो यही वो एक साथ में ट्रांसलेट करके छोड़ जाएगा, है ना। क्योंकि इसको ट्रांसलेट करना था एग्जीक्यूटिव, फिर इस फाइल के अंदर से कंपाइलर जो है एक एक लाइन, मतलब ओएस जो है वो एक एक लाइन को चलाएगा। अब मुझे बताइए, यहां पर चलाने की जिम्मेदारी ओएस की या इंटरप्रेटर की? इंटरप्रेटर चाहे ना चाहे उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन। इसलिए इंटरप्रेटर एक लाइन को उठाएगा, ट्रांसलेट करेगा और चलाएगा, फिर वो दूसरी लाइन को उठाएगा, ट्रांसलेट करेगा, और इसी वजह से भाई को सारा ट्रांसलेशन भी क्या करना पड़ता है, लाइन बाय लाइन, क्योंकि एग्जीक्यूशन कैसा होता है। तो इसके पास मजबूरी थी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने की, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट भी करना था, है ना। एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। मेरे सामने 5 रोटी पड़ी हुई है, ठीक है, यह है कंपाइलर, ठीक है, मैं ओएस, ठीक है। उन्होंने मुझे फोन किया कि सर खाना तैयार है, मैंने कहा अभी मैं 2-3 घंटे बाद आऊंगा, खाना बना लो। उन्होंने खाना बनाकर रख दिया 5 रोटी, मैं ओएस हूं, बताइए क्या पांचों रोटी एक साथ ठूसूंगा मैं? चलाना कैसे होता है, एक एक करके, हाँ ना। तो यहां पर जब इनको केवल चलाना था, तो इसको केवल बनाना था, तो इसने एक साथ सारा ट्रांसलेट करके रख दिया। लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन क्यों हो रहा है, समझ में आया? क्योंकि इसको ट्रांसलेट भी करना है और एग्जीक्यूट भी करना है। एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है, इसी वजह से ट्रांसलेट भी क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन करेगा। अब बताइए, आपको ये कारण समझ में आया दोनों का? तो अगला पॉइंट देखिएगा, मुझे बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, साथ साथ बोलिए। कंपाइलर कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट करता है, साथ साथ बोलो। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन क्या करता है, ट्रांसलेट। साथ साथ सभी लोग बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बोलो। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, फिर फिर या फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट भी करता है। तो अपने जो किताबों में लिखा था, जो कॉलेज में पढ़ाया था, जो टीचरों ने पढ़ाया था कि कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, क्या इसके पीछे का कारण पता चला? पक्की बात? श्योर? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं है कोई किसी को डिस्कस करना है? हाँ, साइमल्टेनियस, साथ साथ। आप खुद यहाँ पर खुद रहते हो, अकेले रूम पर रहते हो या घर है अपना? रूम पर रहते हो, तो आप खाना कैसे खाते हो? 2 तरीके हैं, एक रोटी बनाई खा ली, दूसरी बनाई खा ली, एक तो ये है। दूसरा, 5 रोटी बनाई, एक साथ बैठा खा गया। कैसे करते हैं? 5 रोटी बना के एक साथ खाते हो ना, ये हम लोग रूम पर करते हैं। लेकिन कितने लोग अपनी माँ का हाथ का खाना खाते हैं ना, वो कैसे खाते हैं? माँ एक एक साथ बना के नहीं रखेगी, माँ गरम गरम। तो मैं भी जब जोधपुर जाता हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, खाना तो एक एक लाए है, पर बनाते भी मम्मी एक एक। जैसे मैं मान लो थोड़ा, मैं थोड़ा स्लो हो गया तो मम्मी भी रुक जाएंगी थोड़ी देर के, क्या बेटा गरम गरम खाएगा। माँ को टेंशन रहती है, घर वाले को नहीं इतनी। चलिए, कोई फाइल क्रिएट नहीं करता, यही तो मजा है, यही तो मजा है। तो साथ साथ बोलिए। कंपाइलर कंपाइलर एक इंटरमीडिएट फाइल बनाता है, बिचौलिया फाइल बनाता है, इंटरमीडिएट फाइल बनाता है, जिसे
डैश फाइल कहते हैं, बोलो। डैश बोलो तो ऑब्जेक्ट फाइल। चलो इसरो का क्वेश्चन करते हैं, बोलो। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता है। चलिए अगला वाला पॉइंट आपने बता दिया, ये फाइल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इंटरप्रेटर को तो खुद ही चलाना है, खुद ही शादी में गया, खुद ही खाया और हाथ धो के आ गया। ये बेचारा, इसको लाना है तो टिफिन चाहिए होगा कुछ टाइम के लिए, वही टिफिन होता है ओबीजे, क्योंकि वो खुद बना रहा है या खुद लेके आ रहा है ओएस के लिए, ओएस आगे जाके उसको खाएगा। क्या यहां तक ओके है? और कोई डाउट? कौन? ये सोर्स फाइल को उठाएगा, एक लाइन को पकड़ेगा, ट्रांसलेट किया, चलाया, दूसरी लाइन उठाई, ट्रांसलेट की, चलाई, ऐसे काम करता है। तो इसको कोई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। कंपाइलर के एक साथ में सारी लाइनों को पढ़ेगा, ट्रांसलेट करके फाइल करके छोड़ के चला जाएगा, फिर ओएस आकर एक एक चलाएगा। कहो तो मैं इसको एक छोटे से डायग्राम से और समझा सकता हूं। किसमें नहीं बनती? यही तो मजे, नहीं मजे बहुत आगे आगे और देखेंगे, आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। पर अभी एक बार थोड़ी कोशिश करते हैं। बोलो, ये हमारी फाइल है, क्या है ये? सोर्स कोड। इसमें कितनी लाइनें लिखी दोस्तों? 5। आगे कौन आया? कंपाइलर। कौन आ गया? कंपाइलर आ गया। कंपाइलर ने पूरा का पूरा पांचों की पांचों लाइनें पढ़ी और इसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके चला गया। क्या आपको भाषा चेंज होती हुई दिखी? खत्म। फिर आया ओएस। क्या आया? ओएस ने इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करी होगी। फिर ओएस क्या करेगा? ओएस सबसे पहले इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा। चलना हमेशा लाइन बाय लाइन है, चाहे ओएस चलाए चाहे इंटरप्रेटर चलाए, चाहे मैं रोटी जिमू चाहे आप रोटी जिम लो, खाना तो एक एक रोटी है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलना हमेशा क्या होता है? लाइन बाय लाइन। चाहे ओएस चलाएगा चाहे इंटरप्रेटर रहेगा। अब इंटरप्रेटर कैसे काम करता है ये देख लें। ये हमारा सोर्स कोड है जिसमें लाइनें लिखी है 5। क्या लिखी हुई है? आगे इंटरप्रेटर आएगा। इसको ना तो ये फाइल भी नहीं चाहिए इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर खुद एक लाइन को पढ़ेगा, क्या करेगा? पहले ट्रांसलेट, क्या करेगा? फिर क्या करेगा? एग्जीक्यूट। फिर वो अगली लाइन को उठाएगा, क्या करेगा? एग्जीक्यूट। ट्रांसलेट, एग्जीक्यूट, ऐसे काम करता है। और कोई डाउट? डाउट हो तो आप लोग 10 बार पूछ लो, मुझे कोई मना नहीं है। वो भी बात करेंगे, वो आप लोग ही मुझे बताओगे, टाइम को लेकर, मेमोरी को लेकर बातें करेंगे, ठीक है ना? तो आगे वाली चीजें मैं भी हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइम को लेकर, स्पेस को लेकर। हमें पता होना चाहिए किसका प्रोग्राम ज्यादा फास्ट चलता है, किसका स्लो चलता है, पर वो डिस्कस करेंगे बाद में। पहले मुझे बताइए, अभी जितना पढ़ा है उतना ओके है या नहीं है? पक्का? चलो एक बार लिखना शुरू करो, फिर मैं आगे वाले टाइमिंग को लेकर, स्पेस को लेकर चर्चा करूंगा। होती है लोड? हाँ, तो इंटरप्रेटर जब जावा है ना, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो मैं आपको सारी फाइलें भी दिखाऊंगा। हाँ जी दोस्त। इंटरप्रेटर में ट्रांसलेट करने के बाद में वो सीधा मशीन कोड बनाता है। मशीन, मशीन, क्योंकि चलने वाली चीज मशीन में ही हो सकती दोस्त। तो इंटरप्रेटर को असेंबली से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? इंटरप्रेटर सीधा मशीन भाषा में कन्वर्ट करेगा, जबकि कंपाइलर हमेशा किस में करता है? असेंबली में। पर किताबों में खाली ये लिख दिया कि हाई को लो में बदलता है, पर लो बताया नहीं उन्होंने लो कौन सी वाली है। अब आपको पता चल गया कि कंपाइलर जो लो लेवल बनाता है वो असेंबली बनाता है, और इंटरप्रेटर जो लो लेवल लैंग्वेज बनाता है वो मशीन बनाता है, क्योंकि उसको चलाना है, कंपाइलर को चलाना नहीं है, इसलिए वो असेंबली बनाकर छोड़ देता है। तो कहो तो मैं सीख के लिए दिखा सकता हूं आपको।
जावा आएगी तो मैं आपको इंटरप्रेटर की सारी फाइलें दिखा दूंगा कि कैसे कैसे हुई, क्या क्या नहीं बनी, कैसे कैसे नहीं बनी। पर अभी हमें सी करना, सी में कंपाइलर काम आता है, तो कंपाइलर वाली तो सब चीजें मैं आपको अभी के भी दिखा सकता हूँ ऑन द स्पॉट। चलिए अब मेरी बारी है ऑनलाइन वालों से बात करने की। तो जितने भी ऑनलाइन वाले दोस्त हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। एक मिनट, एक बार मैं थोड़ी सी बात कर लूँ इनसे, ऑनलाइन वालों से, अपना और बातें करेंगे। तो ऑनलाइन वाले दोस्त हो, अगर किसी भी तरह से तकलीफ है तो आप लोग बात कर सकते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैं नहीं पढ़ा सकता मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे 150 रुपया। कंप्यूटर कंपाइल एक साथ ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है या लाइन बाय लाइन? कंपाइलर एक साथ ही ट्रांसलेट कर कर एक फाइल बनाएगा, क्योंकि कंपाइलर को एग्जीक्यूशन नहीं करना है तो उसको एक लाइन बाय लाइन काम करने की जरूरत कहाँ है, एक साथ करेगा। जब मुझे रोटी खानी नहीं है एक एक करके तो मैं एक साथ बनाकर रख लूंगा, बात खत्म। कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट करेगा, मतलब पूरे कोड को पढ़ेगा फिर ट्रांसलेट करेगा। इंटरप्रेटर एक लाइन को पकड़ता है, ट्रांसलेट करता है, चलाता है, अगली लाइन को पकड़ेगा, ट्रांसलेट करेगा, चलाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो बताइए डायग्राम के हिसाब से बताइए कौन है जिसमें एक इंटरमीडिएट फाइल बन जाती है, किसमें इंटरमीडिएट फाइल नहीं बनती है? इंटरप्रेटर में नहीं बनती। ठीक है ना? अभी थोड़ी देर में और भी कुछ चीजें समझ में आएगी, बहुत बढ़िया लेवल की चीजें। जिन लोग दोस्तों ने ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है उनको अच्छा लगेगा, पर जिसने ये पहले कॉलेज में पढ़ लिया है उनके लिए और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लोग सरप्राइज हो जाता है, अच्छा ऐसा भी होता है। आगे बढ़ू मैं? कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहे हैं? कोई नहीं लिख रहा, किसी को पूछना ही नहीं जो 2 लाइनों में, क्योंकि ये सबसे भयानक की चीज है। तो मेरे साथ साथ एक बार दोहराइए, कौन है जो केवल एक काम करता है? कंपाइलर का काम क्या है? इंटरप्रेटर के कितने काम है? कौन कौन से? ट्रांसलेट और चाहो ना चाहो एग्जीक्यूशन हमेशा कैसा होगा? इसी वजह से कंपाइल नहीं, इंटरप्रेटर को भी क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट भी लाइन बाय लाइन। कंपाइलर को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सारा का सारा एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। एक मिनट, हाँ पूछो। दो तीन ऐप, हाँ। ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपने कंप्यूटर में बिना क्लिक किए हुए भी ऐप चला सकते हैं। ऐसी ऐप को कहते हैं स्टार्टअप ऐप। क्या कहते हैं? आप कहो तो इस कंप्यूटर में मैं स्टार्टअप ऐप सेट कर दूं, कहो तो हटा दूं, मैं बस कुछ कर देते हैं अभी, अभी कर देते हैं, ये लो 150 रुपया लूंगा। वो देखिए फिर हेरा फेरी, बस उसी का डायलॉग है। क्या हुआ? तो वापस को दबाओ भाई। ठीक है, चलो बताइए, एक बार ये भी लिख लो, फिर मैं करके दिखा देता हूँ। ये लो, राइटिंग समझ में आ जाएगी भाई? नहीं हो सकता है, देखिए क्या मेरा ध्यान पढ़ाने में रहता है ना मोस्टली, तो हो सकता है कि मुझे लिखने में ध्यान नहीं रहता मेरा, तो राइटिंग थोड़ी सी कभी कभी बिगड़ जाती है। कंपाइलर ओएस को फाइल देने के बाद ओएस एक साथ में चलाएगा या लाइन बाय लाइन? मोहित, मैं मोहित का क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, चाहे ओएस हो चाहे इंटरप्रेटर हो, चलाना हमेशा कैसा होता है? लाइन बाय लाइन। मैं चाहकर भी एक साथ नहीं चला सकता। क्या आपने ये चीज कॉलेज में नहीं पढ़ी होगी? जिसने पढ़ी है वो लोग कहते हैं फैच डिकोड एग्जीक्यूट, फैच डिकोड एग्जीक्यूट, फैच डिकोड एग्जीक्यूट, और एक एक लाइन को करता है काम, जिसको हम लोग कंप्यूटर साइंस में कहते हैं पाइपिंग। क्या कहते हैं? ठीक है, वो आपको ओएस में पढ़ने को मिलेगा, वहां पर भी सर बोलेंगे कि चलना कैसे है, तो बोलना लाइन बाय लाइन, एक एक करके, एक साथ में नहीं कर सकते हम लोग, पॉसिबल ही नहीं है।
दोस्तों ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉपिक है। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो और मेरा तो अवतार हुआ है। दिक्कत आना स्वाभाविक है दोस्त, बिल्कुल मत शर्माइएगा। यहाँ बेटा किसी भी व्यक्ति को ढंग से नहीं पता था उसके पीछे का कहानी क्या है, तो सभी लोग ध्यान से सुनते रहना, पूछते रहना, ठीक है ना। आप लोगों को शायद नहीं पता है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि कुछ दोस्त कभी नहीं पूछेंगे। पूछ लो दोस्तों, फायदे में रहेंगे, क्योंकि इसके बिना आगे गाड़ी नहीं चलेगी। आप चाहे कितना भी एरोप्लेन के बारे में पढ़ लो, अगर स्टार्ट करना नहीं सीखोगे तो बाकी वाली चीजें पढ़ के भी क्या कर लोगे। यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है, टेक्निकल। और यही वो फर्क है कि 5वीं क्लास के अंदर भी कोडिंग शुरू हो गई है, पता ना आपको। और इंजीनियरिंग के अंदर भी कोडिंग सिखाते हैं। दोनों कोडिंग में सिखाने में फर्क होना चाहिए। 5वीं क्लास के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं आज की डेट में कि कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। आप लोग टेक्निकल लोग हो तो आपको डिटेल में समझना जरूरी है। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ 3 चीजें पढ़ाई है। कंपाइलर के कितने काम, 1। इंटरप्रेटर के कितने काम, 2। दूसरी चीज, इंटरमीडिएट फाइल किस में बनती है, किस में नहीं बनती, इंटरप्रेटर। और ट्रांसलेशन हो हमेशा एक साथ करो चाहे लाइन बाय लाइन करो, ये हमारी चॉइस है। लेकिन एग्जीक्यूशन हमेशा क्या होता है, क्या सबने लिख लिया? चलिए, ये आप लोग थ्योरी में लिखोगे दूसरे पेज पर, टेबल में मत लिख देना। डिवाइड नहीं कर रखा, डिवाइड हो वो तो टेबल में जाएगा। ये आप अगले पेज पे लिखोगे। कंप्यूटर में चाहे ओएस हो चाहे इंटरप्रेटर हो, एग्जीक्यूशन हमेशा लाइन बाय लाइन ही होता है। ये एक कंसेप्ट याद रखना। तो क्या मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं? मैं अभी मैं आपको कौन सी भाषा शुरू करूंगा, सी या जावा? तो सी में क्या काम आता है, कंपाइलर। तो सी के अंदर मैं आपको सोर्स फाइल भी दिखा सकता हूँ, ओबीजे फाइल भी दिखा सकता हूँ, और चलाने वाली फाइल जो होती है ना EXE, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, चलो, क्या ये लाइन सबने लिख ली? ठीक है। सबसे पहले तो हमारे दोस्त का क्वेश्चन है, क्या आवाज जा रही है? कम हो रही आवाज? नहीं हो रही तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे कंप्यूटर का पहला और इकलौता सिद्धांत है कि जब तक कि डाटा पे क्लिक नहीं करे वो रैम में नहीं जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि मेरा कंप्यूटर शुरू होते ही 4 सॉफ्टवेयर खुद ब खुद चल जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग कहते हैं स्टार्टअप। क्या कहते हैं? स्टार्टअप। स्पेलिंग गलत लिखी ना? ठीक है। यहां पर है आपके स्टार्टअप एप्स। अगर आपको जो ये कंप्यूटर शुरू होती क्या शुरू हो जाएगा, एनी डेस्क। ये खून चूसने वाला, इसको मैं बंद कर देता हूं। ये क्या है, ये क्या इसकी जरूरत है या नहीं है? नहीं है, ये ऐसे टाइम पास के लिए है। एवाज सिक्योरिटी, ये भी टाइम पास है। को पायलट, आप कहोगे सब कई बार बंद नहीं होता। अगर बंद नहीं होता तो आपके पास में रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वो एक अलग कंसेप्ट है। तो मैं यहां जाकर आप किसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? बस ऑन ऑफ करके खत्म, बात हो गई। अपना स्टार्टअप सेट की, ये दोनों हमेशा के लिए बंद हो गए। क्या मेरी बात ओके? ये ऐसे आपको बंद करना जो आप लोग नहीं चाहते। चलिए, अब मेरा काम है दूसरा, ये प्रूफ करना। तो देखें, आपने इसी का यूज किया था कॉलेज में। बोलो, यह सॉफ्टवेयर महाफर्जी है, आज की डेट में बंद है, कोई कंपनी इसका यूज नहीं करेगी। लेकिन हम लोग इसी को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान की किताबों के अंदर जो सी समझा रखी वो किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। नंबर 2, सीखने के लिए बढ़िया सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर कब बंद हुआ था? आपके आने से पहले। और आप लोग दुनिया में कब आए थे? 2000 में, 25 में, 26 में। ये 1990 92 में बंद हो गया था, लास्ट देख लो आप।
कोई है 1990 का पहला, तो वो उन्होंने शायद ये देखा होगा, सुना होगा। जो जो पैदा ही 2000 में हुए सन, उनके 8-9 साल बाद में तो वो पैदा हुए जब ये बंद हो गया था। तो आज की डेट में इंडस्ट्रीज को काम में नहीं लेती, बट हम लोग काम में लेंगे क्योंकि सीखने के लिए बढ़िया है। नंबर 2, हमारे इसके हिसाब से आंसर देना है। तो सभी लोग देखिएगा ध्यान से। आपको ऊपर एक पट्टी दिख रही होगी, पट्टी में कुछ नाम दिख रहे हैं, उन नामों में कुछ खास बात दिख रही है। क्या दिख रहा है खास? पहला अक्षर कौन से कलर का? बोलो। इसे कहते हैं मेन्यू। कोई भी मेन्यू खोलने के लिए ऑल्ट के साथ अक्षर दबाए। अगर मैं ऑल्ट के साथ सी दबाता हूं तो बताइए कौन सा मेन्यू खुलेगा? खुला क्या? ऑल्ट के साथ में मैं दबाता हूं एफ, मुझे दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूं। खुल रहा है? ठीक है। अब ये क्या बन गई? फाइल। हाँ है ना? यहां पर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ये है सोर्स कोड। क्या है ये? सोर्स कोड लिखूंगा। ठीक है। साथ में सोर्स कोड के बाद में कुछ ना कुछ आंसर आएगा। आंसर आएगा तो मुझे आउटपुट स्क्रीन भी तो देखनी है। ये आउटपुट स्क्रीन। तो हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर यहां बनाएंगे। काम करने के बाद में आउटपुट कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? ऊपर वाली फाइल में क्या करना है? सोर्स कोड बनाएंगे। फिर सोर्स कोड से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड से क्या बनेगा? EXE। और कंप्यूटर उसको चलाएगा। चलाने के बाद में कुछ ना कुछ तो काम होगा ना। काम होने के बाद में आंसर कहां दिखेगा? यहां दिखेगा। अभी कोई लाइन है, कोई नहीं दिखेगा। लाइनें मत देखना, ये मत पूछना वो लाइन क्या कर रही है और क्यों लिखी है। सिर्फ ये देखना कुछ लाइनें लिख रहा हूं बस। क्या लिख रहा हूं? कुछ लाइनें लिख रहा हूं। बाकी मैं आगे जाकर यही आपको सिखाऊंगा कौन सी लाइन क्यों लिखी जाती है और किस वजह से लिखी जाती है। अच्छा, तो क्योंकि मैं आउटपुट में टाइपिंग नहीं कर सकता तो मुझे वापस यहां जाना है। तो बोल लो F6 से यहां, 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 यहां। ये किससे जाता हूं मैं? F6। चलो अब मैं फाइल में आ गया। तो चलिए बोलो वॉइड मेन, वॉइड मेन, बोलो CLR SCR। पूछेगा कोई नहीं, सिर्फ देखते जाओ। CLR SCR। कोई स्पेलिंग गलत हो तो बता देना क्योंकि मैं पीछे की तरफ देख नहीं पा रहा हूं। बोलो हैश इंक्लूड कौन IO डॉट एच, कौन IO डॉट एच। बोलो प्रिंट एफ, बोलो हैश इंक्लूड stdio। बताओ कौन सा नंबर जोड़ना चाहते हो आप लोग? 2+2 दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कितना आंसर आएगा? 4। ठीक है, कोई कुछ नहीं पूछेगा, है ना भाई? तो बताइए मैंने कौन सी फाइल बनाई? ये ऑब्जेक्ट फाइल बना रहा हूं या सोर्स कोड बना रहा हूं? सोर्स कोड को बोलो हम .c से सेव करेंगे। जावा में डॉट सोर्स कोड को किससे सेव करेंगे? .java से। C++ में किससे सेव करेंगे? .c से। पाइथन में .python या .py, दोनों ही ऑप्शन है वहां पर। दोनों ही ऑप्शन है। आप .python भी लगा सकते हो, .py भी लगा सकते हो। तो अपना बैच का नंबर क्या है भैया? बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 8-9, 8-9 ना। .c। बोलो क्या बना ली? सोर्स फाइल। नाम याद रखना BCI89.c, याद रहेगा ना? ये सोर्स कोड है जहां आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, जहां हाई लेवल भाषा है। कहीं पर मैंने यूज किया 01, कहीं ADD लिखा है या खाली मैंने 2+2 लिख दिया है। कहां लिखा, क्यों लिखा, वो आपका हेडेक नहीं है। बस आपने कहा सर मुझे कुछ लाइनें दिख रही है जो कि कहीं ना कहीं 01 में तो नहीं बस, और असेंबली में भी नहीं है क्योंकि असेंबली में ADD आता है। यहाँ तो प्लस यूज किया मैंने। यहां तक ठीक है? अब इस प्रोग्राम को बताइए चलाना है या पहले कंपाइल करना है? ठोको एंटर। ये कंपाइल हो गया। कंपाइलर एक साथ में ट्रांसलेट करके कौन सी फाइल बनाई होगी? .obj बनाई होगी। फिर मैं इसको रन करता हूं। बताइए रन करने से पहले .obj फाइल क्या बनेगी? .exe। और exe फाइल को हम लोग रन करेंगे। ये सब पीछे की तरफ चल रहा है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। .c बोला, हाथ तो इशारा करो। .c बनी, थोड़ा इशारा अच्छे से करो, हाथ उठा पूरा। बोलो .c बनी। कंपाइल के बाद में .obj बनेगी।
फिर एक EXE बनेगी, कंप्यूटर चलाएगा और आंसर क्या देगा 4। क्योंकि ये प्रोग्राम रन हो चुका है तो यहां पर EXE भी बन चुकी होगी तभी तो रन हुआ होगा। चलो इन फाइलों को ढूंढना शुरू करते हैं, शुरू करो ढूंढना। चलिए देखते हैं वो फाइलें कहां कहां है। ठीक है, सारी फाइलें हमेशा कहां जाती है, रैम में जाती है, हार्ड डिस्क में जाती है, हार्ड डिस्क में जाती है। बोलो सी में, सी में, सी में, टर्बो C++, डिस्क, बताइए बिन, बताइए फाइल का नाम क्या था, यही था क्या, चेक कर लू मैं, क्या वो प्रोग्राम यही था क्या, पक्का, ये रही वो फाइल दिखी। बताइए पीछे की तरफ क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, आपको साफ साफ दिखेगा नहीं दिखेगा, कोशिश करना दोस्तों। बताइए यहां पर पीछे .c है या क्या लिखा हुआ है, सी, तो ये .c वाली फाइल थी जो हमने बनाई। अब मुझे आपको कौन सी फाइल चेक करवानी है, ऑब्जेक्ट फाइल चेक करो, ये लो, क्या नाम था अपना, हाँ BCI, यही है क्या, कहा ये वाली देखिए BCI 89। चलिए बता सकते हैं इस फाइल के पीछे का नाम क्या लिखा हुआ है, .obj फाइल बन गई। अब बताइए कौन सी फाइल दिखानी है, ये है एग्जीक्यूटेबल फाइल, चलाऊं उसको मैं, तो बताइए इसके पीछे क्या लिखा हुआ .exe। क्या आपको तीनों फाइलें बनती हुई दिखी, सारा खेल कंपाइलर का था, सारा खेल हमारे सॉफ्टवेयर का था, सारी वही चीजें थी जो हमने पढ़ी थी, हाँ या ना। अब बताइए क्या इन दोनों के बारे में, मैं ये तो नहीं कहूंगा 100% समझ में आया होगा, पर उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया हो। और इस पर हम लोग ऐसा नहीं कि आज चर्चा खत्म कर लेंगे तो कभी इसका नाम ही नहीं आएगा वापस, ये नाम आता रहेगा जब तक हम लोग सी पढ़ रहे, कंपाइलर आता रहेगा, और जब तक हम लोग पाइथन जावा पढ़ेंगे इंटरप्रेटर आता रहेगा नाम। और कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो बताइए मैंने यहाँ पर कौन सी फाइल बनाई, .c वाली मैंने सोर्स कोड बनाया था ना, फिर कंपाइलर आया होगा, कंपाइलर ने क्या बनाया .obj, फिर बाद में कौन सी बनेगी .exe, फिर ओएस ने इसको चलाया होगा, ओएस ने इस फाइल को उठाकर सीपीयू को दिया होगा, सीपीयू ने चलाया होगा, आउटपुट भी मेरा 4 आया था, हाँ या ना। पर ये मैं सारी चीजें आपको कहाँ करके नहीं दिखा सकता, इंटरप्रेटर में। अभी तो नहीं दिखाऊंगा, जावा आएगा तो मैं आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम पढ़ाकर दिखाऊंगा कि देखो ये फाइल बनी, ये फाइल बनी, ओबीजे कभी नहीं दिखेगी, आपका ये EXE भी कभी नहीं होगी। तो ये लाइन समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए ये आपने थ्योरी में लिख दिया, अब टेबल में लिखते हैं, आगे आगे बढ़ू मैं, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन, थोड़ा समय लेना, आंसर मत देना, जब पूछो तभी आंसर लेना, ठीक है। पहले तो अपने दिमाग में उस चीज को सोचो पहले अच्छे से कि क्या है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। कई लोग होते हैं जो सुनते ही फुट बोल देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, सावधानी से सुनना। कंपाइलर वाली लैंग्वेज के प्रोग्राम और इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज के प्रोग्राम, दोनों में से कौन सा प्रोग्राम तेजी से चलेगा, मतलब कंपाइलर वाले जो प्रोग्राम होते हैं जिस भाषा में कंपाइलर वो तेजी से चलते हैं, या इंटरप्रेटर वाली भाषाओं के प्रोग्राम तेजी से चलते हैं। नहीं यहां से कोई नहीं बोलेगा, सोचो, मुझे जल्दबाजी नहीं है, आप यही तो गलती करते हो, तभी तो आपको समझने में समय लगता है। आप पहले तो आसपास थोड़ा सोचे इसके आसपास कि क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए
एक जगह आएगा फास्ट, एक जगह आएगा स्लो। अब यही तो हमें पता लगा ना कि फास्ट कौन है, स्लो कौन है। तो मुझे बताइए, पहले हिंट दूं या पहले सीधा आंसर दोगे आप? हिंट दे दूं? तो ध्यान से सुनना ताकि सबके लिए एक जैसे आ जाए। मैं कंपाइलर हूं, क्या हूं? 5 रोटियां बेली, हाथ वाथ धोए, 5 रोटियां खा ली। दूसरा, नहीं वही बनाएंगे तभी तो है। दूसरा, ध्यान से सुनना। दूसरा, मैं अब इंटरप्रेटर हूं, 1 रोटी बनाई, खाई, है ना? चलो यूं करते हैं, एक और एग्जांपल उससे भी अच्छा। आज हमारी इच्छा है आलू बनाने की। किसकी इच्छा है? तो एक व्यक्ति होगा जो जाएगा 1 किलो आलू लाएगा और एक साथ में पकाएगा। दूसरा व्यक्ति मार्केट जाएगा, एक आलू लाएगा, पकाएगा, वापस मार्केट जाएगा, दूसरा आलू लाएगा, पकाएगा, फिर तीसरे बार जाएगा, एक आलू लाएगा, फिर पकाएगा। टोटल हमें 5 आलू की सब्जी बनानी है। समझ गए आप लोग? दिमाग में कुछ ना कुछ गया होगा। बताइए यहां पर क्या लिखना है? क्या लिखना है? क्यों? क्योंकि जब ओएस चलाना शुरू कर रहा है तो ओएस के पास केवल एक ही काम है, एग्जीक्यूशन। क्या काम है? तो यहां पर लाइनों को एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है? ये बहुत तेजी से करेगा, पर यहां पर एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइलर ने, इंटरप्रेटर को क्या करना पड़ जरूरी? एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ट्रांसलेट वाला काम तो खत्म हो चुका है, सिर्फ चलाने वाली बात हो रही है, तो ये फटाफट चला लेगा। और यहां पर क्या दिक्कत है? यहां पर पहले ट्रांसलेट करो, फिर चलाओ, फिर ट्रांसलेट करो, फिर चलाओ, फिर बनाओ, फिर खाओ, फिर बनाओ, फिर खाओ, तो ये क्या हो जाएगा? क्या अब आपको समझ में आई? लिख लीजिए। क्योंकि इंटरप्रेटर के पास 2 काम है और ओएस के पास एक ही काम है, चलाना। इंटरप्रेटर बेचारा ट्रांसलेट करके चला रहा है, ओएस सिर्फ चला रहा है। क्योंकि इंटरप्रेटर में ट्रांसलेट वाला काम एक्स्ट्रा चलता है हाथों हाथ। ओएस कहता है मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट हो चुका, बात खत्म, मुझे सिर्फ चलाने तो है, एग्जीक्यूट तो करना है। बहुत अच्छे ऑनलाइन वाले दोस्तों, कंपाइलर फास्ट होगा और इंटरप्रेटर स्लो होगा। इंटरप्रेटर स्लो नहीं होगा, कंपाइलर फास्ट नहीं होता है। आपने गलत सुन लिया, मैंने कभी नहीं कहा कंपाइलर फास्ट होगा। मैंने लिखा है कि कंपाइलिंग वाली लैंग्वेज के प्रोग्राम, बोले तो सी के प्रोग्राम जावा से तेज चलते हैं। शब्दों का खेल है, कहीं नहीं लिखा है कंपाइलर फास्ट है या इंटरप्रेटर स्लो है। एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं, वो भी किसकी? कंपाइलर की बात नहीं कर रहा हूं, कंपाइलर की वाली लैंग्वेज के प्रोग्राम की। बोले तो अगर सी में आप 2+2 का प्रोग्राम बनाओ, जावा में भी 2+2 का प्रोग्राम बनाओ, तो बताइए कौन सा प्रोग्राम ज्यादा तेज चलेगा? सी वाला, क्योंकि सी में कंपाइलर है, कंपाइलर ट्रांसलेट कर चुका है, वो उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। इंटरप्रेटर बेटा कंपाइल भी करेगा नहीं, ट्रांसलेट भी करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, स्लो कर देगा। तो दोस्त आप वही तो पूछ रहे थे, आपके पीछे जो बैठे यही तो पूछ रहे थे आप। चलो हाँ, हाँ तो इसका स्पीड से लेना देना क्या है? नहीं, मैंने क्या लिखा बोर्ड पर? मैंने सिर्फ किसकी बात करी है? एग्जीक्यूशन की, चलने की। एग्जीक्यूशन की बात करिए, सिर्फ चलने की देखना है और कुछ नहीं देखना है। ना ट्रांसलेशन का समय देखना ही नहीं था, मैं सिर्फ चलने से मतलब है। आज किसी भी सॉफ्टवेयर को चलने से ही मतलब होता है, ठीक है ना? हो सकता है कि ये एक दिन में सॉफ्टवेयर बना लिया, उन्होंने 1 साल में सॉफ्टवेयर बना लिया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इनको कितना टाइम में सॉफ्टवेयर बनाए, उन्होंने कितने टाइम में सॉफ्टवेयर बनाए, मुझे मतलब है मैं जब चलाऊं तो क्या चलना चाहिए? तेज। तो सिर्फ चलने से हम लोग बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर देख लो, बहुत साफ साफ लिखा मैंने। क्या लिखा मैंने? कंपाइलर के प्रोग्राम तेज है? नहीं, मैंने बोला क्या बोला? कंपाइलिंग वाली लैंग्वेज जैसे कि सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है? फास्ट। और जावा में इंटरप्रेटर होता है, आप यूं भी पढ़ सकते हो। इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज बोले तो जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है? स्लो। तो अगर 2+2 का प्रोग्राम मैं सी में बनाऊं और वही 2+2 का प्रोग्राम मैं जावा में बनाऊं, तो बताइए पहले प्रोग्राम कौन सा चल जाएगा? सी का।
ठीक है, हाँ जी। क्या चीज? पूरा ट्रांसलेशन के बाद में इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर एक साथ कर ही नहीं सकता ना, दिक्कत वही तो है। कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट कर देगा और ओएस को खाली एग्जीक्यूशन करना है। तो यहाँ एग्जीक्यूशन करता कौन है? हमारे दोनों महान साइंटिस्ट के लिए एक बार ताली हो जाए। नहीं, बजाओ ताली, बजाओ ताली। मैं चाहता हूं कि अगली बार कोई किसी को ना पढ़ाए। मेरा विश्वास रखिएगा, इस क्लास में अगर सी का नॉलेज सबसे अच्छा है वो मेरा ही है। ठीक है ना? आप मुझसे पूछो, अगर मैं मना कर दूं कि मैं नहीं बता रहा, ठोले मार रहा हूं, तो आप कहो नहीं सर ठोले मारते। मैं आपको 10 बार पढ़ाने को तैयार हूं, पर आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे हो तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहा हूं, नहीं हो सकता है गलत पढ़ा दो, हाँ या ना? आपस में तब पूछा करते हैं, ये खुद परेशान है कि यार फीस इस बंदे को दी, पूछ तू मुझसे रहा है, मुझे खुद को ही नहीं आता, मैं खुद यहाँ पढ़ने के लिए आया हूं, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? फिर भी देखो, हिम्मत अच्छी है कि एक दूसरे को समझाया जा रहा है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं करना है, मैं बैठा हूं यहाँ पर, ठीक है ना? अगर मैं आपकी जगह होता ना, मेरे टीचर का खून चूस लेता सच में। मैं अपने जमाने में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करता था टीचर से। हाँ, टीचर किसी दिन बेइज्जती भी कर देते तो भी मैं पूछता रहता, मैं क्या उखाड़ लेगा। आपको कई बार कहते होंगे टीचर इतना ही नहीं आता, मैं हमेशा कहता था सब नहीं आता, तभी तो एडमिशन लिया यहाँ। अगर मुझे सब कुछ आ रहा होता तो मैं यहाँ टाइम पास करने थोड़ा बैठा था। क्या चीज है? नहीं, मैं बोल देता। मेरे कॉलेज में देखो, हमारे 10 नंबर जाते नहीं, 20 नंबर जाते थे कॉलेज से, और 80 नंबर कहाँ जाते थे? बाहर से। इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा होता है, ठीक है? मेरे यहाँ से 20 में से 0 भी भेजे कॉलेज वालों ने। हाँ सच में, मैं आपको बताऊंगा कि मार्क्स 20 में से 0 भी भेजा एक टीचर ने। पर यहाँ 80 में से 79 78, फेल तो कोई हो ही नहीं सकता अपन। ठीक है ना? नॉलेज अच्छा रखो, मजा आता है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग जितना दिल खोल कर हो पूछ लीजिए। तो क्या आपको ये स्पीड के बारे में आ गया? हाँ, क्या समझा रहे थे? मुझे भी समझा दो थोड़ा, क्या पूछ रहे थे? नहीं, मुझे बता दो, मैं समझा, वापस समझा देता हूँ। कौन सी लाइन की डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, बहुत हालत खराब हो रही है। अब मुझसे पूछ लो दोस्त, मैं बुला के पूछता हूँ। अगला देखो, ठीक है ना? अब मैं बात कर रहा हूं मेमोरी की, किसकी? मैं जानना चाहता हूं, साथ साथ बोलिए, कंपाइलिंग वाली लैंग्वेज, कंपाइलिंग वाली लैंग्वेज जैसे सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम मेमोरी डैश खाते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। वापस बोल लो, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज जैसे कि पाइथन और जावा के प्रोग्राम मेमोरी ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं? ये, ये एक शब्द लिखना है, एक में ज्यादा एक में कम, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना? थोड़ा सोचिए और तब तक लिखिए। आप सभी लोग इसको नोट कर लें, खाली जगह छोड़ देना, वो हम लोग लास्ट में भरेंगे। ऑक्यूपाई मतलब घेरते हैं, घेरना, ऑक्यूपाई करना, कब्जा। ज्यादा मेमोरी पर कब्जा कौन करता है और कम मेमोरी कौन कब्जा करता है? तो ज्यादा जो मेमोरी कब्जा करता है वो ताऊ ही है, वही कब्जा कर लेते
चलिए अब सीधा आंसर दोगे या हिंट दूं? हिंट दे दो। अरे यही तो चाहिए, हिंट में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा खेल। चलिए इस बार बिना हिंट के देखते हैं। मैं हिंट दे सिर्फ दिखा सकता हूं, दूंगा तो नहीं, सिर्फ दिखा देता हूं हिंट कैसे दिखता है। डायग्राम दिख रहा है? बस यही से तय होता है। डायग्राम देख लिया? ठीक है, तो बताइए कंपाइलिंग वाले प्रोग्राम वाली जो लैंग्वेजेस है जिसमें कंपाइलर का उपयोग होता है वो मेमोरी ज्यादा खाते हैं या कम? क्यों? क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा फाइलें बनती है। इंटरप्रेटर वाले प्रोग्राम क्या करते हैं? कम मेमोरी खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक्स्ट्रा फाइलें नहीं बनती। तो इंटरप्रेटर वाले तो है लड़के, क्या है, जो एक कॉपी लेके आते हैं, सारे सब्जेक्ट लिख लेते हैं, वो आधे से ज्यादा बैग भी लेके नहीं आते हैं। और कंपाइलर वाले जो है ये है लड़कियां, जो हर सब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी बनाती है, पेन भी अलग अलग है। तो मुझे बताइए वो महान लेजेंड जो इतिहास में उसका नाम याद रखा जाए, जो एक कॉपी और एक पेन लेके आता, खाली बैग भी लेके नहीं आता, खाली एक कॉपी एक पेन, खत्म। कोई है ऐसे? इसलिए आपका नाम राजा रखा गया है, नाम का सब आएगा। और कितने लोग हल्दी खा के आए हो क्या? हल्दी की सब्जी, हाथ दिखाओ तो, हाथ पीले हो गए। चलो अगला देखिए ध्यान से, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई ना? क्योंकि कंपाइलिंग के दौरान एक्स्ट्रा फाइलें क्रिएट होती है, वो मजबूरी है, क्योंकि कंपाइलिंग को वो फाइलें किसको भिजवानी थी? ओएस को। तो ये क्या होंगे? ज्यादा मेमोरी खाते हैं, ज्यादा मेमोरी। इसको किसी के लिए एक्स्ट्रा देना ही नहीं था, रखना ही नहीं था, ये तो खुद ही खाकर पचा लिया। तो इसी को कहते हैं भैया, यहाँ पर जो मेमोरी खाई जाएगी, इसको जो रैम में जगह मिलेगी वो क्या मिलेगी? कम। कहाँ बैठे? अच्छा ये बात पे बैठे। चलो लिख लिया क्या सबने? ठीक है ना? ठीक। अब मैं आपको बताता हूं, आपको सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन एक चीज अभी भी समझ में नहीं आई कि साहब कंपाइलर उपयोग कब करना चाहिए, है ना भाई? और इंटरप्रेटर का उपयोग क्यों किया गया जावा में, और कंपाइलर का उपयोग सी में क्यों किया गया है? दोनों की प्रॉपर्टी तो हमने समझ ली, पर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। क्या आपको सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है क्या? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? चलो नहीं पढ़ाया गया, कोई बात नहीं, अभी पढ़ा देंगे सॉफ्टवेयर। लेकिन मैं एक लाइन लिखवाना चाहूंगा, बोलिए। दुनिया में दुनिया में काम के आधार पर, वर्किंग के आधार पर सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा है। किसके आधार पर? वर्किंग। और कल मैंने आपको कुछ बताया होगा, डिसीजन के आधार पर दो भागों में बांटा है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। किसी बैच को पढ़ाया होगा मैंने, वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर मैं आप मुझे बोलो कि बोलो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मालिकाना हक के आधार पर कितने प्रकार के हैं? चार। जैसे मैं आप लोगों को बांटू, तो मैं हो सकता कि आपको जेंडर के आधार पर बांट लूं, हो सकता है कि एरिया के आधार पर बांट लूं, हो सकता है कि उम्र के आधार पर बांटने को बोल दूं। तो जब भी बार हम लोग बांटने को कहते हैं बढ़ जाओ, यहाँ यहाँ हो जाओ, तो आपको आधार पता होना चाहिए। इस बार आधार क्या है? वर्किंग। तो बोलो वर्किंग के आधार पर कितने सॉफ्टवेयर है? दो। एक का नाम क्या रखा गया है और दूसरे का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताइए बड़ी स्पेलिंग किसकी लग रही है? तो शॉर्ट में इसको बोल दो ऐप। क्या बोल दो? तो हमारे मोबाइल में काम के आधार पर, जो लोग साथ साथ लिख रहे हैं प्लीज ना लिखें, काम के आधार पर हमारे पास में कितने सॉफ्टवेयर है? दो। बोलो ऐसे सॉफ्टवेयर जो जो
हार्डवेयर चलाते हैं, HW का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर। उनको क्या कहते हैं? सिस्टम। बोलो, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं, जो केवल एक विशेष कार्य करते हैं, जिनके होने या नहीं होने से हार्डवेयर पर कोई फर्क नहीं, ऐप। और अगर ये नहीं हुआ तो हार्डवेयर बंद हो जाएगा हाथों हाथ। क्या दोनों सॉफ्टवेयर समझ में आ गए? चलिए, चलो अब ध्यान से सुनना। हार्डवेयर चलाने की सब देखो, ये है ना, ये थ्योरी में लिखो एक बार, मैं आगे और बताता हूं। थ्योरी में लिखना है ना भाई, टेबल में मत लिखना। कंपाइल इंटरप्रेटर का डिफरेंस नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारी हेल्प करेगा अगले पॉइंट को समझाने के लिए। सॉफ्टवेयर के प्रकार, वर्किंग के आधार पर दो तरह के सॉफ्टवेयर है दुनिया में। जैसे आपके फोन में एंड्रॉइड क्या है? ऐप है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉइड सबके पास होना जरूरी है। व्हाट्सएप को जब चाहे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइक चलेगा, कैमरा चलेगा, सब चलेगा। पर एंड्रॉइड हट गया या iOS हट गया, आपका फोन तुरंत बंद, ऑन ही नहीं होगा, स्क्रीन ही नहीं चलेगी। तो दोस्त, अगर मेरे पास में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान होती तो शायद मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता। कैसे? ध्यान से सुनना। आप मेरे पास में एक दिन आते हो, कह रहे साहब मेरा फोन ऑन नहीं हो रहा, है ना भाई? ऑन नहीं होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो मदरबोर्ड जल गया हो, या हो सकता है सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। क्योंकि अगर एंड्रॉइड करप्ट हो गया तो आपके हार्डवेयर तो वैसे चलने नहीं है। फिर मैंने फोन को थोड़ा सा चेक किया और मुझे पता चल गया हार्डवेयर तो ठीक है, बस सॉफ्टवेयर ही करप्ट हुआ है, इसलिए हार्डवेयर चल नहीं रहे, ऑन ही नहीं हो रहा है, एंड्रॉइड करप्ट हो गया। फिर मैं आपको बोलता, मैंने कहा यार आपका तो मदरबोर्ड जल गया है। आपने कहा कितने? मैंने कहा साहब 4,000। आपने कहा इतने पैसे नहीं है। मैंने कहा 2300 रुपए। क्या ठीक है? आप खुश, मैं भी खुश। आप खुश के 4,000 का काम कितना हो रहा है? 3,000, 2300 में। मैं खुश, मेरे को लग रहा कुछ भी नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, अगले दिन जाऊंगा, इसकी स्क्रीन ऊपर से निकालूंगा थोड़ी सी, वापस फेविकोल लगा कर जो भी गम आता है वापस बांध दूंगा। और कुछ नहीं करना है, रात को यहाँ पे एक प्लग डालना है, लैपटॉप से कनेक्ट करना है और नया एंड्रॉइड डालना है। क्या डालना है? वापस फोन चालू। हो सकता है कि मैं मान लो आपका फोन बड़ा महंगा हो, तो इसमें से नया वाला मदरबोर्ड बाहर, डुप्लीकेट वाला अंदर, मजे मजे। आपको तो वैसे ही पता नहीं चला कि आपको लगता है कि फोन नहीं चलने का कारण एक ही है कि मदरबोर्ड खराब हो गया। आपको लगता है कि मॉनिटर नहीं चल रहा, इसका मतलब मॉनिटर खराब हो गया। क्या पता मॉनिटर चलाने वाला सॉफ्टवेयर खराब हो गया हो, है ना? तो इसके कई सारे कारण होते हैं। क्या लगता है, खोलने चाहिए दुकान? बद्दुआ बहुत मिलती है यार, गाड़ी देखे जाएंगे छोरे। चलो, क्या बोले? एग्जाम के बाद तो देखें, एक कॉन्सेप्ट ये है मेरा और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, वापस देख लो आपके सामने है। ये सभी क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर को चलाने का अधिकार किसके पास होता है? सॉफ्टवेयर। तो बोल लो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाते हैं क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ओएस। क्या है? तो ओएस ही तो है जो हार्डवेयर चलाता है, और इसीलिए ओएस को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आता है? और सबसे ऊपर आते हैं हम लोग, बोले तो भोला जीव। क्या है ये? जो अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, लेकिन उतना है नहीं, वो बहुत भोला है वाकई में। बेवकूफ बनाना 2 मिनट का काम है। तो ये कंप्यूटर का डायग्राम है। हम लोग हमेशा क्या चलाते हैं? ऐप। ऐप किससे बात करती है? ओएस से। ओएस उसको क्या देता है? हार्डवेयर। कभी कभी ओएस हार्डवेयर छीन भी लेता है। हार्डवेयर की छीनना छपटी होती है, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, है ना? वैसे ये यहां पर भी होती है लड़ाई प्रॉपर्टी को लेकर। और प्रॉपर्टी कौन है? हार्डवेयर। एक जना कह रहा है, एक ऐप कह रही है मुझे दे दे, वो कह रहा है मुझे दे दे। ये ऐप 1 है, ऐप 2 है। क्या आपने इसका कभी प्रैक्टिकल देखा हार्डवेयर छीना छपटी होते हुए? नहीं देखा क्या? देखा सबने, पर याद नहीं आ रहा। क्या याद करवाऊं मैं? ठीक है, ध्यान से सुनना। नहीं नहीं, सुनो, अभी आपको सबको भी याद आ जाएगा। हाँ सर, छीना छपटी तो हुई है। मैं रील देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं?
तो बताइए नीचे वाले स्पीकर में आवाज आएगी रील की, और गाना भी क्या चल रहा है, आंधी बन के आया हूं, है ना, वो चल रहा है, गाना चल रहा था। अचानक किसी का फोन आ गया, किसका आ गया फोन। तो मुझे बताइए इंस्टाग्राम की पास में अभी स्पीकर था, तो ओएस ने अभी इसको दे रखा था स्पीकर, तो स्पीकर में आवाज आई थी, इंस्टाग्राम की रील चल रही थी, म्यूजिक आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, उतने में ही ये कॉल आ गया। अब मुझे बताइए इंस्टाग्राम की रील ज्यादा मान रखती है, कॉल ज्यादा मान रखता है? कॉल कहता है ओएस से कि ओएस के हाँ कि मुझे दे स्पीकर, मैं अपनी रिंगटोन बजाऊंगा। इसने बोला ओएस ने कि यार हार्डवेयर तो उसके पास में है, बोले उसको धक्का मार, बाहर निकाल उसको, बेकार, कोई मतलब नहीं है। तो ओएस क्या करता है, ओएस इससे ये पूरा स्पीकर छीन लेता है, और वो स्पीकर किसको दे देता है। इस तरह से दो सॉफ्टवेयर आपस में हार्डवेयर के लिए छीना चपटी करते हैं, जिसको आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के चैप्टर में पढ़ोगे, और टेक्निकल वर्ड है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अगर मैं टेक्निकली पढ़ाता प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव शायद आपको समझ में नहीं आता, पर आपको छीना चपटी समझ में आ गई। कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर होता है जो छीनने नहीं देता, वो कहता मैं नहीं दे रहा। कभी कभी कहता है ठीक है दोनों के साथ दे दो, फिर दोनों की आवाज चलती है एक साथ में। यह निर्भर करता है सब कुछ किसके ऊपर, ओएस के ऊपर। तो बताइए हार्डवेयर चलाने की जिम्मेदारी किसकी, ओएस की। ओएस ही फाइनल करेगा भाई दोनों को देना है, एक को देना है, किसको देना है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसे तो थोड़ा सा ये डायग्राम बना ले, फिर मैं अगला अगला पॉइंट डिस्कस करता हूं मेरे कंपाइलर इंटरप्रेटर का। ये डायग्राम याद रखिएगा, पूरा कंप्यूटर आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं आराम से, एक एक चीजें। मैं कह रहा हूं दोस्तों एक भी सब्जेक्ट टफ नहीं है, सिर्फ जरूरत है आपके सहयोग की। आपको सिर्फ इतना सा बोलने से समझ में आया कि नहीं आया, बस। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दे, दूसरे टीचर के ऊपर छोड़ दे, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। और जितना हो प्रैक्टिकली याद रखिएगा, ताकि याद रखने में भी आसानी हो, समझ में भी आए। तो हार्डवेयर को चलाने की क्षमता ओएस में है। ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हर वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर चलाने की क्षमता रखता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। क्या यहां तक ओके है दोस्त? ठीक है, सबने लिख लिया? अब ध्यान से सुनना, सारा खेल यहीं से तय होता है, एक इस डायग्राम से, एक इस डायग्राम से। क्या मैं शुरू करूं? मेरे साथ साथ बोलिएगा, कंपाइलर वाले प्रोग्राम किसके द्वारा चलाए जाते हैं? ओएस द्वारा। हमने जानबूझकर ओएस को जिम्मेदारी दी है, कंपाइलर ने जबरदस्ती एग्जीक्यूशन नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि ओएस चलाए सब कुछ। क्या चलाए? ओएस चलाए, क्योंकि ओएस के पास में क्या चलाने की क्षमता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बोले तो हार्डवेयर, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है ये। तो मान लो मुझे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है। क्या बनाना है? मैं आज ये बैठा हूं ऐसे ही, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनने से समझो। दो तरह के सॉफ्टवेयर है। कितने तरह के? मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जाहिर सी बात है मेरा सॉफ्टवेयर क्या चलाने में सक्षम होगा, और हार्डवेयर चलाने का अधिकार केवल एक के पास में। किसके पास है? ओएस के पास। तो अगर मुझे हार्डवेयर चलाना है तो मुझे किससे बात करनी होगी? ओएस से बात करना जरूरी है। बिना ओएस से बातचीत किए आप लोग हार्डवेयर नहीं चला सकते। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये एक बोर्ड है, अगर कोई स्टूडेंट इसको चलाना चाहता है तो बताइए किसकी परमिशन लेनी होगी, मेरी या आपकी? आपकी, मतलब मेरी है ना। अगर ये पानी की बोतल इन दोनों के बीच पड़ी, हालांकि है बहुत छोटी, बड़ी जाया करो, 4 लोग और पियेंगे तो भला आपका होगा, और भला होने से एग्जाम में पास हो जाएंगे आप। तो ये पानी की बोतल है, इनको अगर पानी की बोतल यूज करनी है तो क्या उनको मेरी परमिशन चाहिए? तो ये खेल यहां पर समझना आपको। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जो हार्डवेयर चलाए। क्या चलाए? ये हार्डवेयर चलाए। आप लोग हार्डवेयर चलाना चाहते हो तो आपको पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? ओएस से। आप कहोगे साहब यू करो, ओएस आप ये चलाओ, तो ओएस चला कर दे देगा। मान लो इनको हार्डवेयर नहीं चलाना है, एक को हार्डवेयर नहीं चलाना है, तो क्या जिसको हार्डवेयर नहीं चलाना उसका कोई ओएस से लेना देना है क्या? तो अच्छे से समझ लो इस चीज को।
जिसको बोर्ड चलाना चाहता है वो किससे बात करेगा? आकर मुझसे। और जिसको बोर्ड चलाने में रत्ती पर इंटरेस्ट नहीं है, क्या वो मेरे पास आकर बात करना जरूरी उसके? नहीं। तो साथ साथ बोलिए, पूरा लॉजिक यही छुपा हुआ है एक ही लाइन में। बोलिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर चलाना चाहते हैं वो ओएस के माध्यम से चला सकते हैं। जिनको हार्डवेयर नहीं चलाना उनको ओएस से कोई लेना देना नहीं है। ओएस से कोई लेना देना नहीं। पहले बताओ, जो दो लाइनें बोली समझ में आई? चलो मैं लिखना शुरू करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना? ये कंपाइलर के लिए और उसके लिए टेबल बन रही है वापस। अभी कोई लिखेगा नहीं दोस्तों। साथ साथ बोलिए, कंपाइलर वाले प्रोग्राम, कंपाइलर वाले प्रोग्राम को ओएस द्वारा चलाया जाता है। बोलो, इंटरप्रेटर वाले प्रोग्राम, इंटरप्रेटर वाले प्रोग्राम ओएस द्वारा नहीं चलाए जाते। ओएस द्वारा नहीं चलाए तो कौन चलाएगा? इंटरप्रेटर खुद चलाएगा। चलाए जाते। ये है सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में। अगर वो मुझसे पूछे ना, सर कंपाइलर इंटरप्रेटर का मुख्य डिफरेंस क्या है, वो ये वाला है कि कंपाइलर वाले प्रोग्राम जो होंगे जिसमें कंपाइलर लगा हुआ है उसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? ओएस की है। और जिसमें कंपाइलर नहीं है, जिसमें कंपाइलर नहीं है, इंटरप्रेटर है, उसमें ओएस नहीं चलाएगा। कौन चलाएगा? खुद इंटरप्रेटर चला लेगा। यही है सबसे बड़ा इनका सच, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। लाइन बाय लाइन करना या एक साथ ट्रांसलेट करना वो तो बच्चे पढ़ते हैं हम लोग। ये वाला डिफरेंस ध्यान से सुनना, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या ये लाइन समझ में आ गई ना? ये तो हमने बहुत बार बोली है कि कंपाइलर सिर्फ ट्रांसलेट करके छोड़ता है, चलाने की जिम्मेदारी किसकी? इंटरप्रेटर जब खुद ही चला लेता है तो ओएस को चलाने की जरूरत ही नहीं है। एक लाइनें लिख लो और आगे इसी लाइन को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा, इसी को मैं दूसरी भाषा में लिखूंगा। सबसे मुख्य डिफरेंस यही है दोस्तों। यही चीज है जो बताएगी कि सी में जानबूझकर क्या डाला गया है। और आगे जाकर मैं इसको इजी भाषा में लिखूंगा। अभी तो मुझे एग्जाम की भाषा लिखनी जरूरी है कि कंपाइलर वाले जो प्रोग्राम है, कंपाइलर ट्रांसलेट कर छोड़ देता है लेकिन चलाने की जिम्मेदारी ओएस की है। और इंटरप्रेटर वाले प्रोग्राम को ओएस से कोई लेना देना नहीं है। ओएस नहीं चलाएगा, खुद चलाएगा। ठीक है ना? अगली लाइन मैं लिख रहा हूं, देखनी है, लिखनी नहीं है, सिर्फ देख कर समझना है। आपको आंसर देना है, इसलिए तैयार हो जाओ भाई। अगर ये कर दी तो आप लोग, मैं आपको बताऊं, मैं आपको सिखा सकता हूं कि खुद की लैंग्वेज कैसे बनाते हैं। सिर्फ इसका आंसर दे देना। साथ साथ बोलो, कंपाइलर वाले प्रोग्राम, इसी चीज को मैं अलग भाषा में लिख रहा हूं। कंपाइलर वाले प्रोग्राम ओएस पर या ओएस होते हैं। बोलो, इंटरप्रेटर वाले प्रोग्राम, इंटरप्रेटर वाले प्रोग्राम ओएस होते हैं। काफी लोग समझ गए हैं। एक शब्द है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। समय लीजिए और बताइए किस में डिपेंडेंट लिखें, किस में इंडिपेंडेंट लिखें। कंपाइलर में क्या लिखूं? कितने लोगों को लगता है कंपाइलर के अंदर ओएस के हिसाब से काम करना, ओएस पे डिपेंड होता है? मुझे बताइए, बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या होते हैं? क्योंकि चलाने वाला कौन है? कंपाइलर किसके हिसाब से काम कर रहा है? ओएस के। भाई ओएस को क्या चाहिए? वो चलाएगा तो वो।
तो मुझे बताइए, मान लो आपने मुझे रूम पर बुलाया खाने के लिए, आपने मुझे फोन भी कर दिया कि सब सब्जी कौन सी खानी है, तो आप लोग तय करोगे या मुझसे पूछोगे? क्योंकि आप मेरे लिए बना रहे हो तो जाहिर सी बात है मुझसे पूछोगे, फिर आप मुझसे ये भी पूछोगे सब तीखा कैसा रखना है, ठीक ठाक रखना है, थोड़ा स्पाइसी रखना है। तो जब आप मेरे लिए खाना बना रहे हो, मैं ओवैस हूं, आप लोग कंपाइलर हो, तो बताइए आप लोग खाना किसके हिसाब से बनाओगे, मेरे या आपके हिसाब से? जिस दिन आपको खुद को ही खाना हो उस दिन मेरे हिसाब से बनाओगे या खुद के हिसाब से? तो कंपाइलर वाले प्रोग्राम कौन चलाने वाला है? तो कंपाइलर किसके हिसाब से प्रोग्राम लिखता है? ओएस के। भाई चलाने वाला ओएस है, उसके हिसाब से चलूंगा मैं तो। इंटरप्रेटर कहता है ओएस के हिसाब से चलना नहीं है, खाना तो खुद को ही है। तो ये ओएस पर डिपेंड नहीं करता और ये ओएस पर डिपेंड करता है। तो यहां क्या लिख दूं? डिपेंडेंट। और यहां क्या लिख दूं? इंडिपेंडेंट। अरे ये शादी की म्यूजिक नहीं है, ये कांतारा की है। कौन बोला ये शादी की म्यूजिक चल रही है? कांतारा मूवी देखी आप लोगों ने? अच्छी मूवी है। हीरो जो, क्या नाम है? नाम ही नहीं बताओ उस हीरो का। ऋषभ शेट्टी। ये फिर तो अच्छे स्टूडेंट नहीं हो आप, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट वही है चाहे वो मूवी भी देखे तो बहुत ध्यान से देखता है। कौन है डायरेक्टर? वही डायरेक्टर था, पता है, वही राइटर भी था, उसका गांव था। हाँ तो फिर नाम ही याद कर लेते, फिर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन तो छोड़ दिया आपने, बाकी सब कुछ पढ़ लिया एक्स्ट्रा। उनको नाम में इंटरेस्ट नहीं था, पर ये कहाँ रहता है, कितने बच्चे थे। पड़ोसी भी याद है उसको? पड़ोसी कौन था? क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई? कंपाइलर को ओएस के हिसाब से फाइल बनानी पड़ेगी ताकि ओएस चलाएगा ना। इंटरप्रेटर कहता जब मैं ही चलाऊंगा, मुझे ही खाने ही है, तो मैं किसी और के हिसाब से क्यों बनाऊं खाना? तो वो ओएस पर डिपेंड नहीं करता है कुछ। हाँ पूछो। बिल्कुल है। समझिए ना। अब लास्ट लाइन वही होगी मेरी, वो भी देखते हैं। बताओ ये चीज समझ में आ गई? तो ये तो आपको पता चल गया कि कंपाइलर वाले प्रोग्राम ओएस चलाता है और ये। पर हम लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? मुझे ओएस से बातचीत कब करनी और कब नहीं करनी, ध्यान से सुनना, ये आपका आंसर होगा फाइनल। कब मुझे ओएस से बातचीत कर, किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाऊं तो मुझे ओएस से बातचीत करने की जरूरत लगेगी? वापस ध्यान से सुनना। हम लोग बस यही जानना चाहते हैं कि जावा में इंटरप्रेटर डाला गया है क्यों, पाइथन में इंटरप्रेटर है क्यों, सी और सी प्लस प्लस में कंपाइलर है क्यों। ये सब कुछ डिपेंड करता है इस वाली प्रॉपर्टी पर। तो ध्यान से सुनना थोड़ी सी प्रॉपर्टी, लास्ट लाइन है, फिर आप लोगों में दोनों फ्री है। सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है हम लोगों से कि हम लोग, एक कंपाइलर जो है वो ओएस के हिसाब से चाहता है कि काम चले, ओएस चलाए, और इंटरप्रेटर कहता है मैं ही काम करूंगा सारा, मैं कोई मुझे नहीं चलाएगा, मुझे ओएस से कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए कंपाइलर वाले प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है? सिस्टम। जैसे कि सी के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो, क्योंकि सी में क्या है? कंपाइलर, और कंपाइलर किसके हिसाब से काम करता है? ओएस। तो सी के अंदर इतनी शक्ति है, कंपाइलर वाली लैंग्वेज के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपना प्रोग्राम किसको देती है? ओएस को। ओएस चला देता है, और ओएस के पास हार्डवेयर चलाने की क्षमता है ना। इंटरप्रेटर वाले जो लैंग्वेजेस होती है, ठीक है ना, वो ओएस से कोई बातचीत नहीं करती, ओएस में इंडिपेंडेंट होती है। तो इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेजेस चाहकर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती। वो केवल क्या बनाने के लिए बनी हुई है? एप्लीकेशन। जबकि सी क्या बनाने के लिए बनी थी? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जब मैं सी की हिस्ट्री लिखाऊंगा तो मैं आपके लिए पहली लाइन ये लिखाऊंगा कि सी को बनाने का पीछे उद्देश्य था सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना। और जहां पर भी आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, बताइए, देखो मेरे तरफ देखो, बोलो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किससे बात करनी पड़ेगी? ओएस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एप्लीकेशन हार्डवेयर से लेना देना नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए
किसकी जरूरत नहीं है? ओएस की। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ओएस से बातचीत करना जरूरी है, जबकि ऐप बनाने के लिए ओएस से बातचीत करना जरूरी। तो बताइए, बातचीत करने का अधिकार इंटरप्रेटर कंपाइलर में से किसको दे रखा है? कंपाइलर को। तो सी को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि वो क्या बनाए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाती है। सी, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है वो ऐप भी बना सकता है, लेकिन जावा, पाइथन ये क्या नहीं बना सकती? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि कभी ये ओएस से बातचीत ही नहीं करते, वो बिना ओएस से बातचीत कर रहे हुए नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए, यहां पर भी आप लोगों में से ध्यान से सुनना, जिसको ये हार्डवेयर चलाना है, मैं हूं ओएस। आप में से जिन जिन दोस्तों को ये चलाने की इच्छा है वो किससे बातचीत करेंगे? जिसको चलाने की इच्छा नहीं है वो किससे बातचीत करने की जरूरत नहीं है? ओएस से। तो मेरे हाथ में ये पेन है, आप बोलोगे तो मैं चलाऊंगा, तो वो लोग जो कहेंगे सब मैं कहता हूं आप चलाओ तो मैं चला लूंगा। कुछ लोग कहते हैं सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाओ चाहे नहीं चलाओ। वो है इंटरप्रेटर। तो अगर आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो किससे बातचीत करनी जरूरी? ओएस से। और ओएस से बातचीत करना मतलब ओएस पे डिपेंड होना जरूरी। और ओएस पे कौन डिपेंड है? तो क्या ये आपने लाइन लिख ली? लिख ली? बोलो। कंपाइलर वाले, सॉरी, कंपाइलर वाली लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बेस्ट है। अगर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बना लेता है ना, सी में इतनी शक्ति है कि वो आपको हार्डवेयर चला सकती है वो से बातचीत करके। तो दुनिया के जितने भी, मुझे बताइए, चंद्रयान 3 के बारे में कुछ सुना आपने? चंद्रयान 3 हो गया मिशन या बाकी है? कब हुआ था? 2022 में या 23 में या 24 में? 23 में। कब हुआ था? अप्रैल को हुआ था या अगस्त को? अगस्त को। तो चंद्रयान 3 भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें इसरो ने, जिसने, आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा, वहां पर एक इसरो का एक सेंटर है जिसका नाम क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। वहां से उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, और वो चंद्रयान 3 कहां जाकर उतरा? चंद्रमा पर। तो बताइए उसमें कितने लोग थे? 2 लोग थे? एक, दो थे? उसमें एक भी व्यक्ति, तो उड़ा कौन रहा था? सॉफ्टवेयर। तो दुनिया में हर वो मशीन जो खुद ब खुद चलती है, चाहे वो रोबोट ले लो, चाहे आप लोग कोई भी टेस्ला की कार ले लो, जो भी खुद ब खुद चलती है, इन सब के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ताकि वो हार्डवेयर चला ले। जैसे आपके फोन में हार्डवेयर है, बोले तो स्पीकर है, माइक है, कैमरा है, इसके लिए डाला उन्होंने एंड्रॉइड या आईओएस। तो एंड्रॉइड या आईओएस किस भाषा से बनेंगे? इंटरप्रेटर वाली भाषा से, कंपाइलर वाली भाषा से? तो कहने का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि दुनिया के सारे ओएस किस भाषा में बने हुए हैं? सी से। सी इतनी गजब है कि वो हार्डवेयर चला सकती है, हार्डवेयर वाले सॉफ्टवेयर बना सकती है। बोलो, साथ ही साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकती है। है ना? बोलो, इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेजेस का उपयोग ऐप बनाने में होता है। ऐप बनाने में होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर लिख लेंगे हम लोग। अब साथ साथ लिखने दूंगा नहीं, अब ध्यान से सुनना है। आज हम लोग एक नई लैंग्वेज डिसाइड कर रहे हैं, डी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? जिसका मुख्य उद्देश्य है हार्डवेयर चलाना। बताइए इसमें क्या ठूसना पड़ेगा? कंपाइलर। अगर मैं बोलता आज हम लोग एक नई भाषा बनाएंगे डी नाम की, जिसका उद्देश्य है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना, तो क्या ठूसना पड़ेगा? इंटरप्रेटर। तो आपके मोबाइल की जितनी भी ऐप है वो सब किससे बनी हुई है? सिवाय एंड्रॉइड को छोड़कर। एंड्रॉइड किससे बना हुआ है? सी से। क्योंकि एंड्रॉइड को क्या चलाने की जिम्मेदारी दे रखी है? हार्डवेयर। जावा के पास क्या चलाने का अधिकार नहीं है? हार्डवेयर। तो साथ साथ मैं इसको दूसरी भाषा में लिखता हूं, बोल लो। कंपाइलर वाली लैंग्वेज कंपाइलर वाली लैंग्वेज हार्डवेयर चलाती है, जबकि जबकि
इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज, इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज हार्डवेयर नहीं चला सकती, चला सकती है, नहीं चला सकती। तो मुझे बताइए, कल को कोई कंपनी ज्वाइन करते हो और उस कंपनी में बोला है कि आज हम लोग ये लैंग्वेज बनाएंगे, उसमें क्या डाले, तो आप उससे पूछना उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हार्डवेयर चलाने वाले सॉफ्टवेयर बनाना है या ऐप बनानी है, वो कहेंगे ऐप बनानी है, तो क्या सजेशन दोगे। तो आजकल हमारे पास में इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज ज्यादा इसलिए है क्योंकि आजकल हम लोग ज्यादातर क्या बनाते हैं, ऐप, है ना, छोटी मोटी ऐप बनाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, है ना, व्हाट्सएप हो गया, छोटी मोटी ऐप। बड़ी ऐप जैसे बोले तो स्नैपचैट, वो भी आपके जावा से बन जाती है। सी में 1972 में आई थी दोस्तों, इसके बाद में और भी लैंग्वेज आई जो बंद हो गई, पर सी अभी तक बंद नहीं हो रही, क्योंकि सी अपने फील्ड में सबसे नंबर 1 पर है। सी जानता है आप चाहे ऐप किसी भी लैंग्वेज से बना लो, मैं भी बना लूंगी, लेकिन मैं थोड़ा टाइम लूंगी, जावा से इजी बन जाएगी ऐप, लेकिन जिस दिन सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की जिम्मेदारी आएगी उस दिन सी के अलावा कोई भी नहीं है दुनिया में। इसलिए दुनिया में सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कहीं ना कहीं हार्डवेयर को चलाने के लिए जिम्मेदार है, सबके सब किससे बने हुए हैं, सी से। जैसे हमारे फोन में एंड्रॉइड है जो हार्डवेयर चलाने के लिए जिम्मेदार है, किससे बना है, सी से। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ के हार्डवेयर चलाता है, किससे बना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, वो सी से बना है। अगर मुझे रॉकेट उड़ाना है, मुझे ये चाहते हो आप कहते हो सब ये एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, ऐसे लाइटें भी तो आती है, तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, एक सेंसर डालना पड़ेगा जो साउंड लेगा और साउंड लेकर ऑन ऑफ करेगा, कुछ ना कुछ हार्डवेयर चलाएगा, सी से बनेगा। इसी को हम लोग कहते हैं, अगर आपने किसी ने सुना है तो आर्म कोडिंग, ARM कोडिंग, एम्बेडेड कोडिंग, ये सुना किसी ने, एम्बेडेड कोडिंग। किसी ने रेस्पबेरी का नाम सुना है, रेस्पबेरी पाई का, ये सब कुछ जो कोडिंग चलती है उसमें एम्बेडेड सी चलती है, मतलब सी ही है वो। कल को कोई मुझे कह दे कि साहब मैं आवाज लगाऊं ये दरवाजा खुल जाए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जाहिर सी बात किसका यूज करेंगे, सी का। उसके ऊपर एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर लगा देंगे रेस्पबेरी वाला, वो ऑन ऑफ करता रहेगा। कोई कहता है सब मुझे सिर्फ खाली रीलें देखनी है, हार्डवेयर से मतलब नहीं है मुझे, तो आप लोग क्या चूज कर लो, इंटरप्रेटर। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्त, पक्का। पूरा टॉपिक बड़ा गजब का था, ये मैंने सच बोला है कि मैंने पिछला नासा में पढ़ाया था और किसी को नहीं पढ़ाया। सच में ये बहुत ही डीपली टॉपिक है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो अपने एग्जाम के 4 क्वेश्चन तो आप लोग हंसते हंसते कर लोगे। मैंने आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। ये पहला क्वेश्चन, सी में कैसी लैंग्वेज है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जावा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए कौन से बेस्ट रहेगा, एप्लीकेशन के लिए बेस्ट कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट फाइल किस में बनाई जाती है, किस में नहीं बनाई जाती है, फास्ट कौन है, कंपाइलर वाले प्रोग्राम, और स्लो कौन है, और सबसे मुख्य लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कौन करता है, एक साथ ट्रांसलेट कौन करता है, कौन से प्रोग्राम ओएस डिपेंडेंट होंगे, कौन से इंडिपेंडेंट होंगे। बस यही याद रखना था, बाकी सब आसपास समझाने के लिए बोला था मैंने। ये 7, 8, 9, 10 लाइनें जितनी भी थी यही काम की थी, बाकी सब कचरा। बिल्कुल लिखने का समय अब दिया जाएगा। क्या यहां तक ओके है, ये लिखा हुआ है, बस ये लिखते रहिए, मैं फ्री, अब आप लोग लगे रहिए काम धंधे पर। चलिए इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।